हेलो बच्चा लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ये 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया से मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि इंडिया में जितनी भी लैंड फॉर्म्स हैं, लैंड फॉर्म्स में माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ये सब बहुत अलग अलग प्रकार के लैंड फॉर्म्स हमारे यहाँ हैं। इसी को हमारी जोग्राफिकल डाइवर्सिटी बोला जाता है। तो हम शुरू करेंगे श्री अरबिंदो जी के एक कोट के साथ। सो टू अस, by its very geography, the country India appears to be quite distinct from the other countries, and that's itself give the certain national character. तो यहाँ श्री अरबिंदो बोल रहे हैं कि हमारा जो इंडिया है, इसकी जोग्राफ़ी बाकी सारी कंट्रीज से बहुत अलग है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक जोग्राफिकल फीचर नहीं है, सिर्फ एक तरह के लैंडफॉर्म्स नहीं है, इसमें बहुत तरह के लैंडफॉर्म्स हैं। और ये इंडिया को एक अलग कंट्री बनाता है, जिसमें वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, जहाँ लोग यूनाइटेड फील करते हैं, फिर भी इतने अलग अलग होने के बाद भी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस शुरू करने से पहले यहाँ देखिए, ये जो पिक्चर है ये असल में जोग फॉल की है। अब जैसा कि आप आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, या आपने पुराने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि जो हमारा साउथ का पार्ट है, फ्रॉम महाराष्ट्र टू तमिलनाडु, ये एक प्लेटू का पार्ट है। ठीक है, प्लेटू का जो टॉप पोर्शन होता है वो फ्लैट होता है, माउंटेन्स की तरह उसमें पीक्स नहीं होते हैं, है ना। तो अगर आप ध्यान से यहाँ देखोगे तो ये पूरा एरिया फ्लैट है, और फिर यहाँ पर एक स्टीप स्लोप है, इसी को प्लेटू बोलते हैं। यही एक प्लेटू स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर जो स्टीप स्लोप है वहाँ से पानी गिर रहा है, और इसी को हमारा जोग फॉल बोला जाता है। नोटिस द प्लेटू एंड द वाटरफॉल। द पावर ऑफ वाटरफॉल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। हाइड्रो मतलब पावर होता है, एंड ये बनाया जाता है स्पेशल टरबाइन से। अब होता क्या है, जब पानी यहाँ से नीचे गिरता है तो नीचे एक टरबाइन लगाई जाती है, एक बहुत अच्छी मशीन होती है, जिससे टरबाइन, उसके अंदर जो फ़ैन होता है ना, उसी को टरबाइन बोलते हैं। जो फ़ैन इसके प्रेशर से, इसके पानी गिरने की वजह से घूमता है, और उसी से एक मोटर कनेक्टेड होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। चलिए तो चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर के एंड तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, विच इज़ योर बिग क्वेश्चंस। अब पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर सम की जोग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया। इसमें आप सारे जोग्राफिकल फीचर्स, प्लेटू, प्लेन, माउंटेन, डेजर्ट सब पढ़ेंगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज इंडियाज जोग्राफिकल डाइवर्सिटी अफेक्ट आवर लाइफ। कि इतनी डाइवर्सिटी हो, इतने सारे माउंटेन्स, प्लेटूज होने के बाद हमारी लाइफ में कैसा इसका अफेक्ट होता है। ठीक है, कैसे ये अफेक्ट करती है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इन 1984, राकेश शर्मा द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू स्पेस। सो 1984 में एक राकेश शर्मा नाम के एक इंसान थे, जो हम इंडिया के पहले एस्ट्रोनॉट थे। वो गए थे स्पेस में। ठीक है, तो जब वो वापस आए तो प्राइम मिनिस्टर ने उनसे पूछा, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हमारी इंदिरा गांधी मैम थी, तो उन्होंने पूछा कि हाउ डज इंडिया लुक लाइक फ्रॉम स्पेस। इंडिया स्पेस से कैसा दिख रहा था। तो उन्होंने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया। उन्होंने बोला, सारे जहां से अच्छा, मतलब सारी वर्ल्ड से सबसे सुंदर हमारा कंट्री दिख रहा था। सो बेटर देन द होल वर्ल्ड। दिस इज़ द टाइटल ऑफ वेल नोन पोएम ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी। ये एक गाना भी है, असल में ये पोएम है जिसको बहुत सारे स्कूल्स में गाया जाता है। तो चलिए लेट्स एक्सप्लोर। Look at the map of India at the end of this book. What are you able to observe? Recall your lessons on different types of landforms, mountain, plains, and plateau. Which landforms can you identify on the map? What do the different colors on the map mean? So ये आपको खुद करना है। ठीक है, चलिए। So as you go through this chapter, remember to refer periodically to the physical map. फिज़िकल मैप बेटा हमें चेक करते रहना है, क्योंकि फ़िज़िकल मैप में बाउंड्रीज़ नहीं होती हैं, स्टेट की बाउंड्रीज़ नहीं होती हैं, उसमें सिर्फ आपके जोग्राफिकल फ़ीचर ही दिखाया जाता है। इसमें रिवर्स होती हैं, प्लेन के स्ट्रक्चर होते हैं, माउंटेन्स के स्ट्रक्चर होते हैं, प्लेटूज़ होते हैं, सब चीज़ें मौजूद होती हैं यहाँ पे। ठीक है, डेजर्ट भी होता है। तो देखो, इंडिया जो है हमारा 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। अगर आप सबका एरिया काउंट करेंगे तो इंडिया का 7th नंबर पर आएगा, और ये जो है एशिया का पार्ट है इंडिया। इसकी नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार। अब देखो कहाँ कहाँ है ये। मान लो ये इंडिया है, ठीक है, तो पाकिस्तान यहाँ पे है, बांग्लादेश इसके बीच में है, ठीक है, बंगाल और त्रिपुरा और म्यांमार के बीच में पड़ता है ये। नेपाल हमारे
यूपी के ऊपर, और भूटान हमारे असम के ऊपर, उसके बाद श्रीलंका हमारे साउथ में है, और म्यांमार जो है वो त्रिपुरा, म्यांमार, मिज़ोरम के ईस्ट में पड़ता है। ठीक है, ये हमारे पूरे वो है नेबरिंग कंट्रीज हैं। इट फॉर्म्स द रीजन नोन एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ को अगर हम सबको ऐड कर लेंगे तो इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। अब क्यों? क्योंकि ये एशिया का सब पार्ट है, मतलब एक छोटा सा पार्ट है एशिया का, इसलिए इसको कॉन्टिनेंट नहीं, सब कॉन्टिनेंट, छोटा पार्ट बोला जा रहा है एशिया का। ठीक, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो आपको इन सब के नाम लिखना है। नाउ ऑफन फ्रॉम द पर्पस ऑफ डिस्कशन वी रेफर्स टू 5 रीजन। अब जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं इंडिया के, तो हम 5 रीजन, 5 एरियाज की बात करते हैं। पहला एरिया है माउंटेन जोन हमारा, दूसरा है प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इंडस। इंडस एक रिवर है, ठीक है, जो शुरू हमारे तिब्बत में होती है, फिर इंडिया में आती है, फिर पाकिस्तान में चली जाती है, फिर डेजर्ट, और फिर हमारा सदर्न पेनिनसुला, और फिर हमारे हैं आइलैंड। सदर्न पेनिनसुला में आपके प्लेटूज आते हैं। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल फ्लाई ओवर दीज जोन्स, प्रोवाइडिंग यू द बर्ड आई व्यू ऑन of these features and offering glimpses of what things look like in close up at some of these places। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भैया कैसा है ये, और बर्ड आई व्यू मतलब जैसे ड्रोन से कोई रिकॉर्ड करता हो ना, वैसे हम समझेंगे कि कैसा दिखता है ऊपर से ये पूरा एरिया। एंड इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू गो ऑन इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस एट दिस स्टेज, as you will soon see India is a large and diverse country। सो बेसिकली इंडिया जो है बहुत बड़ी कंट्री है, तो उसको इतना ईजिली कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो हम धीरे धीरे कवर करेंगे सबको। तो देखो, हिमालयन माउंटेन रेंजेस जो हैं ये एक नेचुरल बैरियर की तरह है नॉर्थ के। ठीक है, वाइल थार डेजर्ट एंड द अरेबियन सी मार्क इट्स वेस्टर्न लिमिट्स टू द साउथ इंडियन ओशियन, to the east Bay of Bengal from the natural boundary, and these geographical features create a separation between India and the rest of the continent and have played a crucial role in shaping India climate, culture and history। अब ध्यान से सुनते हैं, अगर हमारे पास एक मैप होता तो हम आपको बताते हैं कि कैसा है ये। तो देखो, इंडिया के नॉर्थ में, चलिए हम इंडिया का मैप आपको बना के दिखा देते हैं। तो अगर हम वेगली इंडिया का मैप ड्रॉ करें तो साउथ का पोर्शन ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब देखिए, वेगली अगर हम ड्रॉ करें तो नॉर्थ में है हमारे माउंटेन रेंजेस, ये हो गए माउंटेन। ठीक है, वेस्ट में है यहाँ पर थार डेजर्ट आता है, और यहाँ पर आता है अरेबियन सी। ठीक, इसके बाद ईस्ट में हमारा बे ऑफ बंगाल। यही जो बाउंड्रीज़ हैं ये हमें बाकी कंट्रीज से अलग करती हैं, और यही इंडिया का क्लाइमेट, कल्चर और हिस्ट्री डिसाइड करती हैं। अब ये कैसे करती हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। सो लेट अस नाउ जर्नी टुगेदर फ्रॉम द हिमालयस टू द आइलैंड ऑफ इंडियन ओशियन। अब हम शुरुआत करेंगे हिमालय से और एंड करेंगे आइलैंड्स पे जो इंडियन ओशियन में पाए हैं, जैसे हमारा अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, एंड ऑनवर्ड्स टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। फिर हम ईस्ट की बात भी करेंगे। सो द डाइवर्स कलर्स ऑन द मैप ऑलरेडी गिवन अस अ सेंस ऑफ जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। तो अगर आप मैप देखेंगे तो उसमें अलग अलग कलर्स दिखाए हुए हैं, तो उससे हमें अलग अलग जोग्राफी का नॉलेज थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि अलग अलग चीज़ें हैं। फेमिलराइज योर सेल्फ विद द लेजेंड ऑन द मैप, द डिफरेंट कलर इंडिकेट द एल्टीट्यूड। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जितना ऊंचाई होता है उसमें कलर चेंज होता है। देखो, अगर आप यहाँ पर देखो, हिमालयाज़ का सैटेलाइट व्यू है ये। अगर आप ऊपर से देखोगे ना, ऊपर से इनका पिक्चर क्लिक करोगे तो बिल्कुल ऐसे दिखते हैं हिमालय हमारे। इनकी लेंथ जो है वो शुरू होते हैं जम्मू कश्मीर से, एंड होते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ से यहाँ है इनका 2500 किलोमीटर्स। ठीक, तो हम शुरू करते हैं हिमालय से। सो लुक एट द लेंथ ऑफ हिमालयन रेंज ऑन द मैप, जो कि कितनी है 2500 किलोमीटर। इट लुक्स लाइक अ मैसिव वॉल। ये क्या एक वॉल जैसी नहीं दिख रही है आपको, है ना? अब देखो, फ्रॉम द लेजेंड कैन यू गेस द एल्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट पॉइंट ऑफ द हिमालयाज। क्या आप अलग अलग एरियाज़ के हाइट बता सकते हो कि कितनी ऊंची है कितनी कम है? अच्छा, एक बेसिक नॉलेज बताते हैं आपको। देखो,
जो स्नो बाउट माउंटेन्स है और ये जो सिंपल माउंटेन्स है जिसमें स्नो नहीं है, इनमें से ऊंचा कौन होगा? तो ऑब्वियसली स्नो वाला ऊंचा होगा, क्योंकि वो ऊंचा है इसलिए उसमें स्नो अभी भी है, वरना पिघल चुकी होती दूसरे उसके जैसे। अब देखो, ये आपको रिमेंबर रखना है, ये आपको याद रखना है। सो द हिमालय सीम्स टू टच द स्काई। हिमालय इतने ऊंचे हैं कि ऐसा लगता है वो स्काई को टच कर रहे हैं। इनफैक्ट इसके बहुत सारे पीक्स जो हैं, बहुत सारे जो माउंटेन्स हैं वो 8000 मीटर से भी ऊंचे हैं। ठीक है, इनकी एवरेज हाइट 8000 मीटर है एंड टुगेदर दे कॉल एज 8000ers। ठीक है, जितने भी रेंजेस इसके 8000 मीटर से ऊपर मतलब के बराबर हैं या इससे ऊंचे हैं तो उनको 8000ers बोलते हैं। These mountain ranges stretches across 6 countries in Asia। सो ये सिर्फ एक कंट्री में नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कहाँ से शुरू हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर से। तो ऑफ कोर्स इंडिया में होंगे ये माउंटेन्स, नेपाल में होंगे कि नेपाल बीच में पड़ता है। ठीक है, फिर भूटान भी बीच में पड़ता है। ठीक है, चाइना का जो तिब्बत है वो चाइना का ही पार्ट है। डिस्प्यूटेड एरिया, बेसिकली लड़ाई होती रहती है उसके लिए। तो कुछ हिमालय के रेंजेस ऊपर की तरफ भी जाते हैं जो चाइना बॉर्डर से टच होते हैं। और हमारा जो पाकिस्तान है वो भी जम्मू कश्मीर वाला इलाका, उससे थोड़ा आगे से हिमालयस की शुरुआत होती है। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में भी इसके कुछ पार्ट्स हैं। ठीक है, सो यही है 8000ers, जो माउंटेन्स 8000 मीटर से के बराबर हैं या उससे ऊंचे हैं। और ये ऑलमोस्ट अब शुरुआत होती है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, फिर भूटान, यहाँ तक। ठीक है, और चाइना का कुछ हिस्सा। चलिए, इन द समर्स द स्नो ऑफ द माउंटेन मेल्ट्स एंड फीड द मेजर रिवर्स। अब समर्स में क्या होता है, माउंटेन्स के ग्लेशियर मतलब देखो दो चीज़ें हैं। स्नो जो होती है वो होती है लाइट लेयर, मतलब एक सिंपल छोटी सी लेयर ऑफ आइस। पर अगर वही लेयर बहुत सारी लेयर मिलके अगर बहुत सॉलिड हो जाए, ठीक है, बहुत सारी स्नो की लेयर मिलके अगर सॉलिड हो जाए, थोड़ी हार्ड हो जाए, तो इस पूरे लेयर को बोलेंगे ग्लेशियर। तो समर्स में क्या होता है, ये जो स्नो होती है वो मेल्ट होने लगती है। ठीक है, गर्मी होती है, स्नो मेल्ट होगी। और यही पानी किसको देती है सर? गंगा को, इंडस को और ब्रह्मपुत्रा को। ठीक है, ये मेल्ट होके रिवर्स बन जाती हैं। सो दीज रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरी प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। अब ये जो रिवर्स हैं ये हमें फिर इंसानों को ड्रिंकिंग के लिए, फार्मिंग के लिए, खेती करने के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ में पानी यूज़ होता है ना उसके लिए, और बहुत सारे लोगों के लिए, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल के लिए पानी प्रोवाइड करती है। हिमालयस को इसलिए अब वो इतने सारे लोगों को पानी दे रहा है ड्रिंकिंग के लिए, फार्मिंग के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, इसलिए इसको बोला जाता है वाटर टावर ऑफ एशिया। क्यों? क्योंकि वाटर टावर क्या करता है, पानी देता है, पानी स्टोर करके रखता है, फिर जब ज़रूरत होती है तो हम उससे पानी निकालते हैं। वैसे ही हिमालयाज़ भी हैं। हिमालयाज़ आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मैनी कल्चर एंड बिलीफ सिस्टम। हिमालयाज़ जो हैं वो सिर्फ हमें पानी नहीं देते हैं, वो हमारा कल्चर भी बिल्ड करते हैं। वहाँ के रहने वाले लोग एक सर्टेन तरह के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, कल्चर में उनका डांस, क्लोथ्स, खाने का और रहने का तरीका आता है। ठीक है, और वो उनकी अलग अलग बिलीव्स हैं। कुछ माउंटेन्स उनके लिए बहुत पवित्र हैं। देखो, माउंटेन्स जो हैं वो उनको सेक्रेड मानते हैं, मतलब पवित्र मानते हैं। इसमें टेम्पल्स भी आते हैं, मोनेस्ट्रीज़ भी आती हैं। मोनेस्ट्रीज़ जो होती हैं वो बौद्ध धर्म की भी होती है और जैन धर्म की भी होती हैं। और वहाँ पर बहुत सारी बनाई गई हैं माउंटेन्स में। ठीक है, और इतने सारे टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज़ होने की वजह से वहाँ पर मॉन्क्स आते हैं। मॉन्क्स वही जो मोनेस्ट्री में पूजा करते हैं उनको मॉन्क्स बोलते हैं। ठीक है, और वो लोग जो स्पिरिचुअल सीकर्स होते हैं, मतलब अपनी आत्मा से मिलना चाहते हैं। ठीक है, जो अपनी आत्मा को समझना चाहते हैं, अपनी स्पिरिट को समझना चाहते हैं, वो वहाँ घूमने जाते हैं या उस टेम्पल या मोनेस्ट्री में जाते हैं। पूरे वर्ल्ड से जाते हैं, आपको पता है, वहाँ पर प्रे करने या मेडिटेट करने। ये बहुत शांत इलाका माना जाता है हिमालयाज़ का। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी पिक है। जो भागीरथी रिवर है ना बेटा, अब गंगा रिवर 2 रिवर से मिलके बनती है। एक भागीरथी होती है, एक अलकनंदा होती है। ठीक, जब दोनों मिल जाती है तो उसको गंगा रिवर बोलते हैं। तो भागीरथी, अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ओरिजिनेट फ्रॉम गौमुख। तो भागीरथी जो रिवर है ये गौमुख से शुरू होती है। गौमुख का मतलब होता है काऊ का माउथ। ठीक है, गौ मतलब काऊ, मुख मतलब माउथ, और यह है उत्तराखंड में। तो अगर आप वहाँ पर घूमने जाते हो तो वो एग्जैक्टली ऐसा दिखेगा। और अभी आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से कहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ तो बहुत ही
कम ग्लेशियर है, पर ये ग्लेशियर डीप इनसाइड तक है, ठीक है। ये आपको गुफा दिख रही है ना, यहीं से हमारी भागीरथी की शुरुआत होती है, जो आगे जाके अलकनंदा से मिलके गंगा रिवर बनाती है। और ये जो ग्लेशियर है, ये जो बर्फ़ देख रहे हैं आप, इसको गंगोत्री ग्लेशियर बोला जाता है, ठीक है। दिस ग्लेशियर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द इंडियन हिमालयाज़। ये जो ग्लेशियर है ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर्स है, ठीक। बहुत सारे लार्जेस्ट हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, तो ये भी एक है उनमें से। इट्स कंसीडर्ड सेक्रेड एंड अट्रैक्ट मैनी पिलग्रिम्स। आपको पता है यहाँ पर बहुत सारे लोग, ये बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ से इनडायरेक्टली गंगा का शुरुआत होता है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। पिलग्रिम्स होते हैं, मतलब जब आप किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, किसी पवित्र स्थान पे घूमने जाते हैं, तो उसको पिलग्रिम्स बोलते हैं। अब देखो, पिलग्रिमेज मतलब होता है वहाँ पर घूमने जाना, और जो घूमने जाते हैं उनको पिलग्रिम्स बोलते हैं। देखो, अब देखो, गौमुख इज़ ऑल्सो अ पॉपुलर ट्रेकिंग डेस्टिनेशन। यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रैक करने भी जाते हैं, माउंटेन्स को चढ़ के वहाँ पर घूमने जाते हैं। नेक्स्ट टाइम यू सी गंगा, रिमेंबर दिस जर्नी बिगिंस हेयर। सो फ्रॉम दिस पॉइंट गंगा स्टार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ भागीरथी। अब हम बात करेंगे कि हिमालयाज़ बने कैसे, जो इतना इंटरेस्टिंग पार्ट है इंडिया का, इतने बड़े माउंटेन रेंजेस हैं, ये असल में बने कैसे। तो देखो, अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, आज से बहुत साल पहले, इंडिया जो था अ पार्ट ऑफ मच बिगर लैंड मास कॉल्ड गोंडवाना। अब इंडिया जो था गोंडवाना मास का वो था। अब होता क्या है, दो पार्ट थे बेटा वर्ल्ड के, ठीक है। दो पार्ट थे, जिसमें से एक था गोंडवाना। गोंडवाना का हिस्सा, हम पहले ना एक ही पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था और एक ही ओशन था, फिर वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ठीक। वो दो पार्ट में से एक पार्ट था गोंडवाना, तो हम थे गोंडवाना का हिस्सा। हम पता है किसके साथ जुड़े हुए थे, हम पहले अफ्रीका के साथ जुड़े हुए थे। हम एशिया में नहीं थे, हम अफ्रीका वाले पार्ट में थे। बट हुआ क्या, कुछ समय बाद अफ्रीका से हमारा जो इंडिया का हिस्सा है वो टूट गया, ठीक है। क्योंकि प्लेट में डिस्टर्बेंस होती रहती है, तो किसी अर्थक्वेक की वजह से या प्लेट मूव होगी तो वो टूट गया, और धीरे 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 वो ऊपर की तरफ जाने लगा। मान लो यहाँ अफ्रीका है, तो अफ्रीका से कनेक्टेड थे, फिर टूट के हम कहाँ जाने लगे, ऊपर की तरफ। और ये एक साल में नहीं हुआ, ये मिलियंस ईयर्स अगो लगे इसको होने में। तो 71 मिलियन ईयर पहले हमारी लोकेशन ये थी, फिर 52 में ये हुई, 55 में, फिर 38 में यहाँ पहुँचे, 10 मिलियन साल पहले हम यहाँ थे, उसके बाद रिसेंटली हम यहाँ पहुँचे हैं, ठीक है। उसके बाद तो क्या हुआ, 50 मिलियन ईयर्स अगो इट रीच द लैंड मास ऑफ यूरेशिया एंड कोलाइडेड विद इट। यूरेशिया प्लेट उसको बोला जाता है जब हम एशिया और यूरोप दोनों ही, अब देखो बेटा, एशिया और यूरोप का जो प्लेट है ना वो सेम ही प्लेट है, तो दोनों को मिला के हम यूरेशिया बोलते हैं। आज के टाइम पे उसमें बाउंड्री बना दी है, पर यूजुअली यूरेशिया एक ही प्लेट हुआ करता था, और उसमें जाके हम टकरा गए। अब जैसे ही इंडिया टकराया तो दोनों की प्लेट आपस में टकराएगी। अब जब आप दो पेपर को आपस में जोड़ते हैं तो यहाँ पर एक फोल्ड टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। जैसे मान लो आपने कालीन को, एक वो है ब्लैंकेट टाइप का है, कुछ है जो थोड़ा हार्ड हो, तो उसको दोनों तरफ से पुश करो तो क्या होगा, ऐसे फोल्ड्स बन जाएंगे, है ना। तो वैसे ही बना हमारा फोल्ड माउंटेन हिमालयाज़। तो देखो, इंडिया ने यूरेशिया की तरफ पुश किया, और जो लैंड था उनके बीच में वो क्रम्पल्ड हो गया, मतलब आपस में जुड़ के ऊपर नीचे हो गया। एंड जस्ट लाइक हाउ अ कारपेट रिंकल्स, जैसे कारपेट में रिंकल्स आ जाते हैं ऊपर नीचे, तो उसी तरह हमारे हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म हुए। हमारे इंडिया की प्लेट ने इधर की तरफ धक्का दिया और यूरेशिया के प्लेट ने इधर की तरफ धक्का दिया, इसलिए फोल्ड्स हो गए और हमारे माउंटेन्स क्रिएट हो गए, ठीक है। अमेजिंगली इंडिया इज स्टिल पुशिंग इनटू एशिया, और आज भी बहुत स्लोली, बहुत ही स्लोली, पर हम जो है, इंडिया का जो प्लेट है वो आज भी यूरेशिया के अंदर पुश करता है, और अबाउट 5 सेंटीमीटर ईच ईयर। तो 5 सेंटीमीटर ईच ईयर मतलब हिमालयस की जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर हर बार बढ़ती रहती है हर साल, विच इज़ मच स्लोअर देन द रेट एट विच योर हेयर ग्रोज। हमारा हेयर इससे ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है, बट ठीक है। दिस मीन्स दैट हिमालयाज आर स्टिल ग्रोइंग टॉलर जस्ट अ टाइनी बीट ईच ईयर। तो धीरे धीरे करके हिमालयाज आज भी बड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी प्लेट्स अभी भी पुश करते जा रही हैं।
तो 5 मिलीमीटर बट ओवर मिलियंस दैट एड्स अप टू 5 मीटर्स, ठीक है। मिलियंस ऑफ ओवर अ मिलेनियम मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर में हम कितने हो जाएंगे, 5 मीटर्स और लंबे हो जाएंगे हमारे हिमालयाज। अब देखो ये फोल्ड दिख रहा है आपको, ऐसा फोल्ड ये इसलिए बना था क्योंकि दो प्लेट्स आपस में टकरा गई थी। सो द वर्ड हिमालयाज इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू संस्कृत वर्ड। अब आपको ये याद रखना है क्योंकि 1 मार्कर्स में आपसे पूछ सकता है। अब ये वर्ड है हीम और आल्य। हीम मतलब होता है स्नो हिंदी में, और संस्कृत में, और आल्य मतलब अबोर्ड मतलब घर, ड्वेलिंग जहाँ रहता है। तो अबोर्ड ऑफ स्नो, एक ऐसी जगह जहाँ स्नो होती है। अब देखो हिमालय जो है इतना सिंपल नहीं है। हिमालय रेंजेस की 3 कैटेगरी होती हैं। 3 कैटेगरी कैसे, एक ऊपर वाली, एक बीच वाली और एक सबसे नीचे वाली। तो ये 3 लेयर्स में होता है इसको हमने 3 लेयर्स में बांटा हुआ है। अब क्यों बांटा है ये अब देखो। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है इसको बोलते हैं द ग्रेटर हिमालयाज, ये सबसे ऊपर वाली लेयर, ठीक है, जो चाइना की तरफ है। एट द हाईएस्ट एंड इज, ये जो हिमाद्री है ये सबसे ऊंची है, इसमें सबसे ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है। एंड मोस्ट रग पार्ट ऑफ द रेंज, मतलब सबसे ऊबड़ खाबड़ और सबसे ऊंचे पहाड़ यही हैं, ठीक है। होम टू टावरिंग पीक लाइक माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा। अगर आप इसके माउंटेन्स देखोगे ना तो सबसे बड़े यही हैं। माउंट एवरेस्ट भी हिमाद्री का ही पार्ट है, एंड कंचनजंगा भी हिमाद्री का ही पार्ट है। दिस रीजन रिमेन स्नो कवर्स थ्रू आउट द ईयर। ये जो माउंटेन्स होते हैं वो पूरे साल बर्फ़ से ढके होते हैं। आज भी अगर आप चले जाओगे इतनी गर्मी में इंडिया की, वहाँ बर्फ़ मिल जाएगी आपको। लाइफ हेयर इज़ टफ एंड देयर आर नॉट मेनी ह्यूमन सेटलमेंट। यहाँ पर लाइफ बहुत मुश्किल होती है क्योंकि एक तो ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, यहाँ रोड बनाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, और बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत ही कम। इसके बाद जो बीच वाला पार्ट होता है वो होता है हमारा हिमाचल। हिमाचल को बोलते हैं लोअर हिमालयाज। ये जो है वो हिमाद्री के साउथ में होता है, मतलब ग्रेटर हिमालयाज के साउथ में, और यहाँ पर थोड़ा सा मॉडरेट क्लाइमेट होता है। ठंडी यहाँ भी होती है पर हिमाद्री जैसी नहीं होती है। अब यहाँ पर क्योंकि मॉडरेट क्लाइमेट होता है, बहुत ऐसे सुकून भरा क्लाइमेट होगा, तो यहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी है और ह्यूमन हैबिटेशन है, मतलब यहाँ प्लांट्स एनिमल आपको बहुत तरीके के मिल जाएंगे और यहाँ पर ह्यूमंस भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और जितने भी पॉपुलर हिल स्टेशंस होते हैं ना बेटा जहाँ हम घूमने जाते हैं, जैसे नैनीताल हो गया उत्तराखंड का, दार्जिलिंग हो गया वेस्ट बंगाल का, शिमला हो गया हिमाचल प्रदेश का, या मसूरी हो गया उत्तराखंड का, ये सब ही कहाँ आते हैं, हिमाचल वाले रीजन में आते हैं। हिमाचल स्टेट वाला हिमाचल नहीं, ठीक है, हिमाचल ये 3 रेंजेस के बीच वाले को बोला जा रहा है, ठीक है। यहीं पर हम घूमने जाते हैं क्योंकि इसके पहाड़ बहुत बड़े नहीं होते पर बहुत छोटे भी नहीं होते हैं, ठीक। अब आता है शिवालिक, सबसे नीचे वाला पार्ट। हिमाद्री हिमाचल और उसके साउथ में पड़ता है शिवालिक। शिवालिक बेसिकली आउटर हिमालय बोला जाता है, एंड फॉर्म द आउटर मोस्ट एंड लोएस्ट रेंज। अब यहाँ के जो माउंटेन्स होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं कंपेरेटिवली, ठीक है, एंड कंसिस्टिंग ऑफ रोलिंग हिल्स एंड डेंस फॉरेस्ट। अब यहाँ पर माउंटेन्स छोटे होते हैं तो ये हिल्स जैसे लगते हैं। अब देखो माउंटेन्स और हिल में अंतर क्या होता है। माउंटेन्स जो होता है उसकी पीक होती है और हिल्स की पीक ना होके हिल्स थोड़े गोल से होते हैं, ठीक है, ऊपर पीक नहीं होते इनकी। तो दीज फुट हिल्स आर रिच इन वाइल्ड लाइफ। अब क्योंकि यहाँ पर ऑफकोर्स टेम्परेचर कम, मतलब ज़्यादा एकदम ठंडा नहीं रहेगा, तो यहाँ पर बहुत सारे आपको जानवर मिल जाएंगे, एंड सर्विंग अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन द हिमालयाज एंड गैंगटिक प्लेन्स। मतलब यहीं से फिर ऐसा लगता है ट्रांजिशन शुरू होता है, मतलब चेंजेस शुरू होते हैं। फिर आपको धीरे धीरे जब आप नीचे जाते हो शिवालिक के, तो आपको प्लेन्स मिलना शुरू होते हैं, ठीक है। तो यहीं पे चेंजेस शुरू होते हैं ज्योग्राफी की। माउंटेन से लोग कहाँ आते हैं, प्लेन्स में आते हैं, जिसको नदर्न प्लेन्स बोला जाता है। चलिए, द ट्रेडिशनल हाउस कंस्ट्रक्शन, अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हिमालयाज पे नॉर्मल सीमेंट के घर नहीं बना सकते हैं। उनका बनाने का तरीका बहुत अलग है, और उनके जो कंस्ट्रक्शन के वो है ना सामान, वो भी अलग होते हैं। देखो यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन मेथड होता है वेस्टर्न हिमालयाज का, इसको बोलते हैं काथकुनी या दाजी देवारी। ये स्टाइल्स ऑफ हाउसेज हैं। अब देखो क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लोकली अवेलेबल स्टोन एंड वुड इज़ यूज्ड। ये लोग सीमेंट में से नहीं बनाते हैं, ये लोग आसपास में जो भी स्टोन मिलते हैं वो,
और जो ट्रीज़ मिलते हैं उन्हीं के वुड को इस्तेमाल करके ये घर बनाए जाते हैं, विच इज़ नॉट ओनली कीप द हाउस वार्म बट ऑल्सो रेजिस्ट डैमेज इन इवेंट ऑफ माइल्ड अर्थक्वेक। अब जैसे कि मैंने बताया कि जो 2 प्लेट्स जब मिली थी तब जाके हिमालयस बने थे, है ना। आज भी वो प्लेट एक दूसरे में टकरा रही हैं, पुश कर रही हैं, तो इसलिए ये जो एरिया है हिमालय रेंज का वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया, यहाँ बहुत अर्थक्वेक आता है। तो ये जो घर होते हैं बेटा लकड़ी और पत्थर से बने हुए, एक तो ये गर्मी देते हैं क्योंकि वो एरिया ठंडा है, और दूसरा थोड़ा सा जब थोड़ी बहुत अर्थक्वेक आता है ना, थोड़े बहुत, तो ये बचा के भी रखता है क्योंकि वुड जो होता है थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, तो ये अर्थक्वेक के जो ट्रेमर्स वो होते हैं हिलाने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको थोड़ा मेंटेन करके रखते हैं, मतलब इतनी जल्दी हिलते नहीं है, टूटते नहीं हैं अर्थक्वेक के आने पे। उसके बाद देखो, द ग्रेटर हिमालयाज नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश has a wide diversity of flora and fauna, and the park has been declared as World Heritage Site by UNESCO। ठीक है, अब ये जो हिमाचल में जो हिमाचल में ये जो हिमाद्री लेयर है, ठीक है, हिमाचल भले एक स्टेट है पर उसमें हिमाद्री भी है, हिमाचल भी है और शिवालिक भी है, ठीक है, और बेचारा स्टेट इतना सा है, ठीक है। तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें उस एरिया को नेशनल पार्क बना दिया गया है, और यहाँ पर बहुत अच्छे प्लांट्स, फ्लोरा मतलब प्लांट्स और फौना मतलब अलग प्रकार के एनिमल्स रहते हैं, और इसको यूनेस्को साइट डिक्लेयर कर दिया गया है, मतलब इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक, कोई भी इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो आप यहाँ पर एक वो देख सकते हो, ये जो है मोनेस्ट्री है, यहाँ पे ये स्पीति वैली में पड़ती है, और ये जो है रिवर है, और ये इसको देखने के लिए, स्नो लेपर्ड्स को देखने के लिए विंटर ट्रैक किए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखो ये एरिया है जिसको कंजर्व किया गया है। यहाँ पर आपको टेरेस फार्मिंग दिखेगी, लाइंस दिख रही हैं, वो टेरेस फार्मिंग है। इसके बाद हिमालयन मोनल, ये जो है एक बर्ड है, हिमालयन मोलन। उसके बाद अ मोनेस्ट्री ऑफ लद्दाख, अच्छा ये लद्दाख की मोनेस्ट्री है, ठीक। इसके बाद वैसे ही हिमाचल में भी बहुत अच्छी मोनेस्ट्रीज़ पाई जाती हैं। उसके बाद ये ब्यास रिवर है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, और स्नो लेपर्ड है ये वाला, ये मोटू सा। और अ डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट इन लोकल मार्केट इन हिमालय से मिलने वाले प्रोडक्ट, और ये है रोडेंडेरॉन, ये एक बहुत सुंदर फूल होता है, और ये बहुत इसके बहुत कलर पाए जाते हैं हिमालयाज़ में, जितने आप ऊपर जाते जाओगे उतना लाइट कलर मिलता जाएगा आपको इसका, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे, अब तो हमने बात कर ली किसकी, हिमालयाज़ की। अच्छा एक लाइन और बची है, द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द पार्क इज़ बीइंग प्रिजर्व बाय द गवर्नमेंट। तो ये इसका जो इन्वायरमेंट है ये कौन बचा के रखता है, गवर्नमेंट बचा के रखती है, एज वेल एज द विलेज कम्युनिटी दैट लिव इनसाइड द पार्क। और सिर्फ हिमालयाज़ के इस रीजन का ध्यान गवर्नमेंट नहीं रखती है, इसके साथ साथ इसके लोग भी रखते हैं, यहाँ के विलेज पीपल भी रखते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखते हैं अपने एरियाज़ का। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, अब आपने सुना होगा, जैसे ही आप वर्ड डेजर्ट सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है, ऐसा एरिया जहाँ पर सैंड ही सैंड हो, गर्म एरिया, बट हमारे यहाँ कोल्ड डेजर्ट भी है, एंड ये है लद्दाख। लद्दाख जो है कोल्ड डेजर्ट है, जिसमें विंटर्स में इसका टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, कितना कम, -30 डिग्री सेल्सियस, और इसमें नॉर्मली सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, बहुत ही कम, और यहाँ का जो लैंडस्केप है ना बहुत रग्ड है, ऊबड़ खाबड़ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, देखो ऊबड़ खाबड़ है, यहाँ पर आप चढ़ नहीं सकते बहुत आसानी से। यहाँ पर जो टेरेन है वो बहुत रॉकी है, पत्थरों से भरा हुआ है, यहाँ पर बहुत खाई है, डीप खाई, आप देखते हो, वैली मतलब जो वी स्ट्रक्चर बनाती है माउंटेन्स, ठीक। और यहाँ पर बहुत सारे आपको लेक मिल जाएंगे, जैसे पंगोंग तासो लेक मिलेगा, तासो मतलब लेक होता है। द टेरेन हेयर रिजेंबल्स दैट ऑफ मून, इसका जो एरिया है ना, जैसा स्ट्रक्चर है यहाँ का, वो मून के स्ट्रक्चर से मैच करता है, इसलिए इसको मून लैंड भी बोला जाता है। जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, जियोलॉजिस्ट मतलब जो अर्थ के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, इन्होंने इस फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया था, एज वी सॉ अर्लियर, बाय द फैक्ट दैट द माउंटेन्स वर फोल्डेड व्हेन द इंडियन लैंडमास कोलाइडेड विथ यूरेशिया। तो ये स्ट्रक्चर कोल्ड डेजर्ट का इसलिए बना था क्योंकि हम किससे ज़्यादा जाके टकरा गए थे, गोंडवाना इंडिया का जो प्लेट था वो यूरेशिया के प्लेट से जाके टकरा गया था, इसलिए इतने सारे फोल्ड माउंटेन्स बने हैं।
दिस फोल्डेड पोर्शन वॉज अ पार्ट ऑफ एन ओशियन। अच्छा, तो जब यूरेशिया के जो साउथ वाला पार्ट था ना बेटा जिससे हम टकराए हैं, उसके बीच में, इंडिया और यूरेशिया के बीच में समुद्र था पहले। अब जैसे जैसे हम टकराते गए समुद्र हटता गया। तो अगर आप यहाँ के पत्थर देखोगे ना तो वही गोल गोल वाले पत्थर हैं, चिकने पत्थर जो आपको समुद्र के पास मिलते हैं। तो इसलिए हमारी ज्योग्राफी को समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पर याक बहुत इम्पॉर्टेंट एनिमल माना जाता है क्योंकि लोग जो है इसी को पालते हैं, इसी से वुल निकालते हैं और फिर स्वेटर और शॉल्स बनाते हैं। और इनका मिल्क, मीट और वुल और इवन इनका डंग मतलब इनका एक्सक्रीट जो होता है वो भी यूज़ किया जाता है। और इनको ऑफकोर्स इन पे सामान लाद के ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद की जाती है, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में। ये जो है वो पंगोंग लेक, तासो लेक है लद्दाख में, और इसका जो पानी है वो सॉल्टी वाटर है। यूजुअली लेक में जो होता है फ्रेश वाटर होता है जिसका पानी हम पी सकते हैं, पर इसमें सॉल्टी वाटर है। क्यों? क्योंकि शायद उस समुद्र का एक पार्ट यहाँ रह गया होगा, है ना। दिस सॉल्टीनेट इज़ अ रिजल्ट ऑफ मिनरल दैट डिजॉल्व फ्रॉम द सराउंडिंग माउंटेन एरिया। अब माउंटेन्स में बेटा बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो कभी कभार क्या होता है मिनरल्स के मिक्स होने से भी जो वाटर है वो सॉल्टी हो जाता है। अब देखो, आर मेड ऑफ लार्जली ऑफ सैंड एंड क्ले। ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है इसमें आपको बहुत सारे सैंड और क्ले मिल जाएगा, चिकनी मिट्टी मिल जाएगी। विंड एंड रेन हैव इरोडेड द माउंटेन इनटू द शेप यू सी इन द फोटोग्राफ। और ये जो माउंटेन्स है बेटा ये सिर्फ फोल्ड होने की वजह से नहीं बने। इनका जो स्ट्रक्चर है इसमें बार बार विंड्स चकराती हैं, बार बार बारिश होती है, तो इनका स्ट्रक्चर चेंज होते रहता है, ठीक है। और यहाँ विंड ऊंचाई पे बहुत तेज़ चलती है। डिस्पाइट द हार्ड कंडीशन, यहाँ पर बहुत मुश्किल से लोग रहते हैं, बट लद्दाख जो है बहुत सारे जानवरों के लिए एक स्पेशल प्लेस है। जैसे यहाँ स्नो लेपर्ड मिलता है, आइबेक्स मिलता है, तिब्बतन एंटीलॉप मिलता है, जो चींटी खाते हैं ना उसको एंटीलॉप बोलते हैं। द लद्दाखी पीपल लीड अ सिंपल लाइफ। यहाँ के लोग बहुत ही सिंपल तरीके से रहते हैं, बहुत सारे गर्म कपड़े पहनते हैं और बहुत सिंपल खाना खाते हैं क्योंकि वरना यहाँ पर पचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। द रीजन इज़ नोन फॉर द एंशियंट मोनेस्ट्री एंड कलरफुल फेस्टिवल सच एज लोसर एंड हेमिस फेस्टिवल। तो ये 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है कि यहाँ पर लद्दाख में कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, तो आप बताओगे लोसर एंड हेमिस फेस्टिवल मनाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लद्दाख किसके लिए फेमस है, तो ये रीजन जो है बहुत पुरानी मोनेस्ट्रीज़ के लिए फेमस है, ठीक है, और फेस्टिवल्स के लिए ऑफ कोर्स। तो मोनेस्ट्री मतलब वो जगह जहाँ पर जैन और बौद्ध पीपल, उस रिलीजन के पीपल पूजा करते हैं। अब हम बात करेंगे गैंगटिक प्लेन की। गैंगटिक प्लेन मतलब जो प्लेन गंगा ने बनाए हो, जो एरिया गंगा ने बनाया हो उसको गैंगटिक प्लेन बोलते हैं। अब आप पूछोगे मैम गंगा प्लेन कैसे बना सकती है, तो होता है क्या है बेटा, जो रिवर्स होती है ना उसमें फ्लड आता है क्योंकि उसके पानी का लेवल बढ़ जाता है बारिश की वजह से या गर्मी की वजह से, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघलेंगे ज़्यादा गर्मी में तो बारिश इस रिवर में भी बहुत सारा पानी आ जाएगा। पानी आता है तो ये आसपास वाले एरिया में फैल जाता है, और जैसा कि आप जानते हैं पानी अकेले नहीं फैलता है, पानी अपने साथ साथ बहुत सारी मिट्टी लेके आता है। मिट्टी लेके आता है तो आसपास एरिया में सेटल कर देता है, उसी से हमारे प्लेन बन जाते हैं, ठीक है। उसी को फिर हम गैंगटिक प्लेन बोलते हैं। अब देखिए, तो एज वी मूव साउथवर्ड फ्रॉम द हिमालयाज ऊपर हैं जिसमें हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। इसके साउथ में, इसके नीचे हमारे आते हैं फर्टाइल और बहुत बड़े गंगा और गैंगटिक प्लेन्स। ये जो प्लेन्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी हिस्ट्री का और सिविलाइजेशन का। ऐसा क्यों? क्योंकि हुआ क्या था कि हिस्ट्री में लोग यहीं पर आके बसने लगे थे पुराने ज़माने में। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑफकोर्स रिवर थी, यहाँ रहना आसान था, यहाँ का रिवर्स की वजह से यहाँ का जो एरिया था वो बहुत फर्टाइल था, यहाँ पर खेती आसान हो गई। अब देखो ये जो प्लेन है ये बहुत सारी रिवर्स से मिल के बना है, ठीक है, जो हिमालय से आती हैं ऑफकोर्स, और इसी की वजह से यहाँ पर वाइटल लाइफ लाइन है वाटर, मतलब जीने का सबसे एक अच्छा वो मौका देती है। कौन देती है? वाटर देता है वो, ठीक है, क्योंकि वाटर नहीं रहेगा तो हम जी नहीं पाएंगे। अब देखो गंगा से आता है, हिमालय से आती है गंगा रिवर, निकलती है इंडस रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। ये तीनों ही रिवर हमारे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
along with their intensive network of tributary enrich the soil with mineral, making the region highly fertile and ideal for agriculture. अब सिर्फ गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र ही नहीं निकलती बेटा, हिमालय से बहुत सारी रिवर निकलती है, जैसे जमुना हो गई, घग्गर हो गई, और भी बहुत सारी है, ठीक है। अब ये सारी, अब सबके नाम तो याद नहीं रख सकते, ब्यास हो गई, क्या होता है, झेलम होती है, चिनाब होती है, ठीक है, सतलुज होती है, बहुत सारी रिवर्स होती है, तो उसी को ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। और ये सारी रिवर्स मिला के हमारा ये फर्टाइल प्लेन जो है, इतना अच्छा प्लेन बनाती हैं, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, रिवर ब्रिंग विथ मैनी मिनरल्स दैट इनरिच द सॉइल। अब रिवर्स जो है अपने साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स लेके आती हैं, जिससे सॉइल इनरिच होता है, मतलब उसमें न्यूट्रिशन बढ़ता है। इनेबलिंग अबैंडन एग्रीकल्चर, अबंडेंट एग्रीकल्चर, मतलब जिसकी वजह से अब इन्हीं मिनरल्स की वजह से क्रॉप्स भी जल्दी ग्रो करती हैं, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। क्योंकि सॉइल में अगर मिनरल्स नहीं रहेगा तो सॉइल किसी काम की नहीं है, उससे क्रॉप्स नहीं उगा सकते हम उसमें। तो रिवर्स आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब लोग क्या करते हैं, रिवर्स जैसे मैंने बताया वाटरफॉल वाला, तो रिवर्स जब मूव करती हैं तो उसके आगे टरबाइन लगा देते हैं, टरबाइन लगा दिया, उससे फिर टरबाइन मूव करेगा रिवर के मूव करने की वजह से, और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और आपको पता है इंडिया की जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, मतलब बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन ये प्लेन्स के आसपास रहता है, ठीक है। इसलिए आप अगर ध्यान दोगे तो यूपी और बिहार में ज़्यादा लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ पे रिवर है वो, ठीक है, और वो प्लेन एरिया है जहाँ रहना बहुत आसान होता है। तो देखो, मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन द प्लेन एरिया है, तो यहाँ ट्रैक्टर बहुत आसानी से चल जाएंगे। फिर आप दिल्ली देखो, जहाँ पर रिवर यमुना आपको टॉप राइट में दिखेगी यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये प्लेन एरिया है, तो यहाँ बिल्डिंग बनानी बहुत आसान होती है। एरियल व्यू मतलब ऊपर से देखना। फिर मल्टी क्रॉपिंग देख सकते हो, अलग अलग तरह के क्रॉप उगाए हुए हैं इन्होंने खेतों में, प्लांट्स ट्रीज भी लगाए हुए हैं। और रूरल वुमेन, जो गांव की औरतें होती हैं, वो अपने चावल, पैडी मतलब चावल के फील्ड में खेती करती हुई आपको दिख रही हैं यहाँ पे। अब देखो, द फ्लैट लैंड ऑफ नदर्न प्लेन्स आर अलाउड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन एलॉबरेट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। अब क्योंकि हमारे नदर्न प्लेन्स फ्लैट होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप ट्रांसपोर्टेशन का कुछ भी बना सकते हो, रोड बना सकते हो, ट्रेन बना सकते हो, एयरपोर्ट बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। रोड एंड रेलवे नेटवर्क फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ पीपल। अब क्योंकि रोड और रेलवेज़ की वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं, और सिर्फ लोग ही नहीं, सामान भी बहुत लंबी दूरी तक जा सकता है, ठीक है। एज वी विल सी इन टेपिस्ट्री ऑफ द पास्ट चैप्टर, ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और जो बहुत सारे रिवर्स हैं उसमें हम क्या करते हैं, यूज फॉर मिलेनिया फॉर ट्रेड, ट्रैवल एंड ट्रेड। ये बहुत समय से हम गंगा, ब्रह्मपुत्र का इस्तेमाल एक किनारे से दूसरे किनारे तक ट्रैवल करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको गंगा को पार करना है ना बेटा, तो बहुत लोग ब्रिज का इस्तेमाल ना करके गंगा में बोट में बैठ के ट्रैवल कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है गैंगटॉक प्लेन्स में। अब देखो यहाँ पर, देखो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये दिख रहा है आपको, ये वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन, यहाँ बहुत लाइटली लिखा हुआ है। यहाँ वैसे ये वाले स्ट्रक्चर वाले बोट्स चलते हैं ताकि ज़्यादा लोग आ सकें और उनको ईजिली एक जगह से चीपली, बहुत सस्ते दाम होते हैं इसके, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सकता है। अब देखो, मोस्ट रिवर्स आर नेम्ड आफ्टर गॉडेसेस। हमारे यहाँ की जो रिवर होती हैं वो देवियों के नाम पे होती है, गंगा, यमुना, कावेरी। द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र हाउएवर मीन द सन ऑफ ब्रह्मा। ये सारे हमारी गॉडेसेस हैं, देवियाँ हैं, पर जो ब्रह्मपुत्र नाम है इसका मतलब होता है ब्रह्मा का बेटा। ब्रह्मा एक भगवान है हमारे, उनके बेटे के नाम ऐसा बताया गया है। ब्रह्मा भगवान का जो बेटा है वही ब्रह्मपुत्र है, ठीक। पुत्र मतलब बेटा, ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा भगवान। चलो, और आपको पता है समर्स में ये रिवर ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ड्राई अप नहीं होती समर्स में, और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनका जो सोर्स होता है ना बेटा, इनकी जो शुरुआत होती है ग्लेशियर से होती है। तो अगर ग्लेशियर पिघलेगा तो इसमें पानी ज़्यादा आएगा। अब ग्लेशियर क्यों पिघलेगा? गर्मी की वजह से पिघलेगा, तो इसलिए बोलते हैं समर में ये पिघलती नहीं है। अब आप अगर गंगा का एरिया देखोगे, ये देखो, ये पूरा गंगा का एरिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं। तो सैटेलाइट से अगर आप ध्यान से देखो तो यही होगा।
और ये है हमारे नदन प्लेन्स के ग्रे लंगूर जो बहुत ही कॉमन है इवन दिल्ली वाले एरिया में और मध्य प्रदेश वाले एरिया में। ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क है एक मध्य प्रदेश में, उसमें पाए जाते हैं। और ये जो मैजेस्टिक टाइगर्स हैं ये ख़त्म होने वाले थे, ये वर्ज ऑफ एक्सटेंशन मतलब एकदम ही ख़त्म होने वाले थे, पर हमने एक प्रोजेक्ट लाया, प्रोजेक्ट टाइगर, हमने इनको बचाने की कोशिश की, तो आज ये बच रहे हैं, अभी थोड़े सेफ्ड हैं। फिर हमारे इंडियन घड़ियाल हैं, ये बहुत लंबे होते हैं। देखो मगरमच्छ जो क्रोकोडाइल होता है वो थोड़ी उसका मुंह जो होता है वो चौड़ा होता है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है मुंह, ठीक है, पर ये जो होता है इसके मुंह थोड़ा पतला होता है, इसलिए वो घड़ियाल कहलाता है। ठीक, ये घड़ियाल लंबे होते हैं और क्रोकोडाइल मोटे होते हैं। ठीक है, तो लंबे कितने 2.5 मीटर से लेके 4.5 मीटर्स तक लंबे हो सकते हैं ये। इसके बाद देखो ये भी ख़त्म होने वाले थे, फिर हमने क्या किया, इनका हंटिंग प्रोहिबिट किया कि इनको कोई मार नहीं सकता है, इनकी स्किन के लिए बेटा इनको मारा जाता था पहले, पर हमने मना कर दिया कि अब नहीं मारेंगे, तो बच गए ये। फिर अब पिकॉक एंड पीहन, ये हमारे ऑफकोर्स नेशनल बर्ड्स हैं, आप सबको पता होना चाहिए ये। अब हम बात करेंगे हमारे ग्रेट इंडियन डेजर्ट की, या इसको बोलते हैं थार डेजर्ट भी बोलते हैं हम इनको। तो अगर हम वेस्टवर्ड मूव करें, अब पहले हमने हिमालयाज देख लिया, नदर्न प्लेन्स देख ली, अगर हम इधर जाएं वेस्ट की तरफ जाएं तो हमें मिलेगा थार डेजर्ट। ठीक है, अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ गोल्डन ड्यून्स, रग्ड टेरेन एंड वाइड ओपन स्काई। अगर आप यहाँ देखोगे तो सिर्फ आपको सैंड ड्यून्स दिखेंगे, सैंड के पहाड़ ही दिखेंगे पूरी जगह, और आपको स्काई दिखेगा, और ये गोल्डन एरिया दिखता है क्योंकि सैंड का कलर ही गोल्डन होता है। अब देखो ये जो है वो बेटा जैसलमेर का किला है, बहुत खूबसूरत, बहुत लंबा, ये आपको सिर्फ एक पार्ट दिखाया गया है और लंबा है ये। ठीक है, इसको बोलते हैं गोल्डन सिटी क्योंकि यहाँ पर रेत ही रेत है, मतलब सैंड ही सैंड है, और ये मिडिल ऑफ थार डेजर्ट में पड़ता है। ठीक है, अगर आप इसके वेस्ट की तरफ और जाओगे ना तो आपको पाकिस्तान बॉर्डर मिल जाएगा। और जैसलमेर के फोर्ट को, ये जो फोर्ट आपको दिख रहा है किला, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताया हुआ है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जब भी आप कहीं जाओ और आप देखो कि वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो वो एरिया बहुत ही खूबसूरत रहेगा, तभी उसको ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिलती है, वरना सबको नहीं दे देते हैं वो लोग। अब देखो सैंड ड्यून्स जो होते हैं, जो सैंड के पहाड़ होते हैं, ये बेसिकली विंड की वजह से बनते हैं। ठीक है, व्हेन द विंड शिफ्ट्स द शेप ऑफ सैंड ड्यून्स इनटू हिल लाइक फॉर्मेशन। अब क्या होता है, देखो मान लो हवा यहाँ से चली, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ से ऐसे कट जाएंगे ये, क्योंकि इरोजन होगा इनका, और कहाँ जाके सेटल हो जाएंगे, इधर जाके सेटल हो जाएंगे, तो इनका शेप जो है बेटा वो चेंज होते रहता है। फिर मान लो अगर हवा यहाँ से चल जाएगी तो यहाँ से कट जाएंगे और फिर यहाँ इनका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो सम टाइम दीज राइज एज हाई एज 150 मीटर, तो इनकी हाइट जो है चेंज होते रहती है, ये 150 मीटर तक इनकी हाइट जा सकती है। थार जो डेजर्ट है वो ड्राई रीजन है, एरिड मतलब सूखा, ड्राई रीजन। मोस्ट ऑफ इट्स इंडिया लाइज विद इन इंडिया स्पैनिंग द स्टेट ऑफ राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। जो थार डेजर्ट है इसका बहुत बड़ा एरिया हमारे इंडिया में ही पड़ता है और कुछ एरिया पाकिस्तान में भी होता है। तो ये जो थार डेजर्ट है ये राजस्थान में, कुछ पार्ट ऑफ गुजरात में, जो गुजरात ऐसा है ना, ऐसा दिखता है ऐसा, तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ना बेटा उसमें ये डेजर्ट एरिया है। पंजाब का जो नीचे वाला पार्ट है और हरियाणा का जो नीचे वाला पार्ट है। अब आप बोलोगे मैम पंजाब और हरियाणा में तो इतनी खेती होती है, वो उसमें डेजर्ट है? हाँ, तो कुछ एरिया में उसके डेजर्ट है। अब देखो डेजर्ट जो है एक नेचुरल बैरियर जैसा वर्क करता है। कैसे? क्योंकि इसकी जो हार्श कंडीशन है दैट डेटर्स ह्यूमन एंड एनिमल मूवमेंट, ये ह्यूमंस के और जानवरों की मूवमेंट को रोकती है, डेटर्स मतलब कम करती है, इंक्लूडिंग वेरी हाई डे टाइम टेम्परेचर एंड कोल्ड नाइट्स। अब सैंड का क्या है ना बेटा, एक प्रॉपर्टी होती है, सैंड बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी होती है। तो सैंड जब सुबह होगी तो बहुत जल्दी गर्म होकर बहुत गर्म गर्म टेम्परेचर कर देगी, और जब रात होगी तो ये बहुत जल्दी ठंडी होकर एकदम कोल्ड टेम्परेचर कर देगी। और यहाँ पर ऑफ कोर्स ये डेजर्ट है तो यहाँ पर पानी की कमी है। पीपल जो यहाँ पर थार में रहते हैं इन्होंने वहाँ पर रहने का तरीका सीख लिया है, अडेप्ट कर लिया है वहाँ पर, मतलब वो उसी हिसाब से ढल गए हैं। एंड what it offers food habits clothing and lifestyle suited to the harsh condition, और वो उसी तरीके से रहते हैं जैसे उन्हें सैंड या वहाँ का टेम्परेचर अलाउ करता है, जैसे हल्के कपड़े पहनना, ठीक है, कॉटन के कपड़े पहनना, वो बहुत मोटे कपड़े वुल के कपड़े नहीं पहनते हैं।
अब देखो, कैमल वेंडर्स एट द पुष्कर मेला। पुष्कर मेला बहुत बड़ा मेला लगता है, पुष्कर में ही लगता है, ये एक सिटी है पुष्कर। ठीक, अब देखो ये जो है औरतें जो हैं वो वाटर लेने जा रही हैं, और ये घर से बहुत दूर भी हो सकता है क्योंकि हर जगह पानी अवेलेबल नहीं होता है। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। यहाँ पर जितनी भी बारिश होती है उसमें यहाँ रख दिया जाता है, मतलब जमा कर लिया जाता है। अब इसमें ढक्कन क्यों लगा है? यूजुअली अगर आप यूपी बिहार के वेल देखोगे तो वो खुले रहते हैं, इसमें ढक्कन क्यों लगा है? ताकि वाटर एवेपोरेट ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पानी कम है और धूप ज़्यादा है तो इवेपोरेट हो जाएगा अगर खुला होगा। तो जब भी यूज़ करना होता है इसको खोलते हैं फिर यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ ये ढका रहता है। तो वाटर जो है ऑफकोर्स बहुत कम है, स्कैर्स मतलब कम है, तो वुमेंस को बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है पानी लाने के लिए अपने फैमिलीज़ के लिए। तो आपको पता है यहाँ पर ना यूटेंसिल्स को धोने के लिए पानी ख़राब नहीं करते, वो क्या करते हैं पहले सैंड से साफ़ करते हैं। अब सैंड के ग्रैनुअल्स बेटा बर्तन चमका देते हैं, सोचो इतना इतना अच्छे होते हैं। और फिर जब अच्छे से साफ़ हो गया, सारा जूठा निकल गया, तो फिर वो थोड़े से पानी से उनको रिंस मतलब धो लेते हैं, एकदम थोड़ा सा हल्का सा पानी से। और जो जिस पानी से धोया है उसको फेंकते नहीं है वो लोग, वो उसको प्लांट्स में डाल देते हैं ताकि प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन मिल जाए और आपके बर्तन भी धुल जाए। सो द नेक्स्ट टाइम यू लीव द टैप रनिंग रिमेंबर द पीपल ऑफ थार डेजर्ट। तो जब आप अगली बार जैसे नल खोलते हुए ब्रश करते हो ना, वो रोको उसको और थार डेजर्ट के लोगों के बारे में सोचो। तो राजस्थान इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इंजीनियस वाटर कंजर्वेशन मेथड्स। ये क्या करते हैं, बहुत समझदारी से वाटर बचाने का कला जानते हैं। ठीक है, इनके अपने मेथड्स हैं, जैसे टंका और कुंड। ये क्या करते हैं, अपने घर के अंदर एक रूम बनाते हैं जिसमें वो जितनी भी बारिश होती है उस रूम में उसका पानी जमा कर लेते हैं। छत पे गिरेगी बारिश और उस पर एक पाइप जाएगी और उस रूम में जमा हो जाएगी। इससे रूम भी ठंडा रहता है और बारिश का पानी भी जमा हो जाता है। और स्पेशल वाटर कलेक्शन सिस्टम दैट स्टोर रेन वाटर ऑफन फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। और ये रेन वाटर को वेस्ट नहीं करते हैं, ये रेन वाटर ही पीते हैं। ठीक है, अब हम और नीचे आएंगे, अब हम साउथ की तरफ मूव करेंगे, सॉरी वेस्ट की तरफ मूव करेंगे तो अरावली हिल्स आएंगे। तो देखो यहाँ डेजर्ट है, यहाँ नदन प्लेन्स है, इसके बीच में पड़ता है अरावली डेजर्ट। ये भी एक बैरियर का काम करता है। देखो, द अरावलीज आर अमंग द ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के जितने ओल्डेस्ट माउंटेन है ना उनमें से एक अरावली भी है अपना, बहुत पुराना है, आज से 2.5 ईयर्स ओल्ड है ये। ठीक है, ये जो रेंज है इसके भी पीक्स होते हैं और ये भी रिग्ड है, मतलब उबड़ खाबड़ है ये भी। इसकी भी हाईएस्ट पीक है, although its highest peak Mount Abu towers at 1700 meters. Most of its hills are between 300 to 900 मीटर। अब होता क्या है, यूजुअली इस एवरेज जो हाइट है यहाँ के हिल्स की, ये जो अरावली पूरी एक रेंज है माउंटेन्स की। ठीक है, तो एवरेज है इसका 300 से 900 मीटर तक, पर जिसका सबसे ऊंचा पहाड़ है ना वो है 1700 मीटर का, और ये इसको बोलते हैं माउंट आबू। लोग यहाँ पर यूजुअली घूमने जाते हैं क्योंकि यहाँ पर मौसम ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि माउंटेन्स जितनी ऊंचाई में आप जाओगे टेम्परेचर उतना डिक्रीज होगा। Isn't it fascinating that drives of about 4.5 hours can take us from Mount Abu in Aravalli to Jodhpur in Thar Desert to drive into completely different geography। अगर आप माउंट आबू से शुरू करोगे तो 4 घंटे की ड्राइव में आपको थार डेजर्ट मिल जाएगा। 4 घंटे में ही आपको अलग अलग इन्वायरमेंट मिल जाएंगे, सोचो। तो यही ये जो रीजन है ना, ये पूरा दिख रहा है आपको, हरियाली हरियाली, ये पूरे अरावली रेंजेस ही हैं। ठीक, और इसी के पार जाके आपको मिलता है थार डेजर्ट, इसी के वेस्ट साइड में मिलेगा आपको। और ये जो अरावली है ये स्पेस से ऐसा दिखता है। ये जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये बेसिकली आपके हिल्स हैं। ठीक है, ये हिल्स है, यहाँ पर ऊंचाई है, ऐसे वाले हिल्स हैं यहाँ पर। चलिए, सो अरावली जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ज्योग्राफी के लिए और यहाँ के क्लाइमेट के लिए। ठीक है, स्पेशली नॉर्थ वेस्टर्न, मतलब यहाँ से लेके यहाँ वाले रीजन के लिए अरावली बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक बैरियर की तरह काम करता है। ये जो है थार डेजर्ट को बढ़ने से रोकता है। थार डेजर्ट की जो हवाएं होती है वो हमारी तरफ वेस्ट की तरफ बढ़ती हैं और अपने साथ सैंड लेके आती हैं। उस सैंड कहाँ से टकरा के रुक जाता है? अरावली माउंटेन से। तो ये क्या हुआ, हमारी तरफ वॉल बैरियर की तरह काम करता है अरावली माउंटेन्स। ठीक है, अरावली रेंज।
ये थार डेजर्ट को आगे ईस्टवर्ड बढ़ने से रोकता है और वेस्ट में ही रखता है। अब देखो, द अरावली रिच इन मिनरल्स लाइक मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक एंड कॉपर हैव सपोर्टेड माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी फॉर सेंचुरीज। अरावली रेंजेस में बेटा बहुत तरह के मिनरल्स मिलते हैं। कौन कौन से? मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक। अगर आप यहाँ पर माइनिंग करोगे तो आपको ये सब मिलेगा, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और माइनिंग एक्टिविटी होती रहती है। अब evidence from the ancient mines at Zawar has shown that overall 8 centuries ago, आज से 800 साल पहले भी यहाँ पर माइनिंग होती थी। And Indians were the first in the world to master the delicate process of extraction of zinc। तो जिंक को बेटा निकालना ज़मीन से बहुत मुश्किल होता है, पर हमने इंडियंस ने इसको समझा। बहुत समय पहले ही हम इसका तरीका निकाल चुके थे। और ये जो आपको फ़ोटो दिख रही है ना, ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट है। यहाँ पर बहुत सारे, कुंभलगढ़ फोर्ट है यहाँ पर। इस रेंज में, अरावली रेंज में आपको चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर फोर्ट मिल जाएगा और ये बहुत सुंदर होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करेंगे साउथ के पेनिनसुलर प्लेट्यूज की, ठीक है। अब अ प्लेटू इज अ लैंड फॉर्म दैट राइज अप फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड एंड हैज़ अ मोर और लेस फ्लैट सर्फेस। सम ऑफ इट्स साइड्स आर ऑफन स्टीप स्लोप्स। अब ध्यान दो कैसा होता है। कुछ जो साइड्स होते हैं वो रग्ड होती हैं, ठीक है, फिर एक जगह जाके ये प्लेन हो जाता है, ऑलमोस्ट प्लेन हो जाता है, और कुछ साइड से तो ये एकदम स्टीप होता है ऐसे, और फिर यहीं से अगर पानी गिर रहा हो तो बहुत सुंदर वाटरफॉल हो जाता है। तो इंडिया के पास बहुत सारे प्लेटूज हैं बेटा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ऑफ इज़ द ट्रायंगुलर पेनिनसुला एरिया इन द मिडल एंड साउथ ऑफ द कंट्री। अब अगर मैं आपको एक गंदी सी इंडिया की तस्वीर बनाऊँ, मैनेज इट प्लीज़, ठीक है। अगर ये हम मान लो इंडिया है हमारा, साउथ ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स, ये गुजरात मान लो, तो ये जो है यहाँ से शुरू होता है और एक ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ट्रायंगुलर पेनिनसुलर एरिया। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी ओल्ड लैंड फॉर्मेशन। ये भी जो प्लेटू है ये भी बहुत पुराना है। सिंस दिस रीजन इज़ अ पेनिनसुला। अब देखो, पेनिनसुला क्या होता है? वो एरिया जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो उसको पेनिनसुला बोलते हैं, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसको आइलैंड बोलते हैं। तो ये जो है पेनिनसुला है, इसलिए। अब क्यों पेनिनसुला है? क्योंकि वेस्ट में ये अरेबियन सी, ईस्ट में ये बे ऑफ बंगाल और नीचे साउथ में ये इंडियन ओशन से घिरा हुआ है, इसलिए इसको पेनिनसुलर प्लेटू बोलते हैं, क्योंकि ये पेनिनसुलर रीजन में है। तो अब देखो, प्लेटू इज़ बॉर्डर्ड बाय 2 माउंटेन रेंजेस। अब जैसे मैंने बीच में बनाया, तो आप पूछोगे मैम साइड्स में क्या है इसके, साइड में क्यों नहीं, एकदम टच क्यों नहीं कर रहा है? तो असल में टच इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर है वेस्टर्न घाट और ये जो है ये है ईस्टर्न घाट। इसके वेस्ट में पड़ने वाला वेस्टर्न घाट, इसके ईस्ट में पड़ने वाला ईस्टर्न घाट। सिंपल, ज़्यादा तकलीफ नहीं हमें। वेस्टर्न घाट जो है ये ज़्यादा लंबे होते हैं, ऊंचे बहुत हैं ये, और अलॉन्ग विद द वेस्टर्न कोस्ट लाइक अ वॉल। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचे और लंबे से हिल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सुंदर वाटरफॉल्स आपको देखने को मिलते हैं, और मॉनसून सीजन में तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अब देखो, वेस्टर्न घाट जो हैं ये भी यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किए गए हैं। दे आर होम ऑफ मेनी रिवर्स एंड हैव अ रिच बायोडाइवर्सिटी। यहाँ से भी वेस्टर्न घाट से बहुत सारे रिवर्स शुरू होती हैं, जैसे हिमालय से होती है ना, वैसे ही वेस्टर्न घाट से भी बहुत सारी रिवर्स शुरू होती हैं। और नदर्न पोर्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स आर नोन एज सह्याद्री हिल्स। अब देखो, ये वेस्टर्न घाट है, तो नॉर्थ ऊपर की तरफ रहेगा हमेशा, साउथ नीचे, ईस्ट राइट साइड में नॉर्थ के, और वेस्ट लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसका, नॉर्थ वाला, इसको सह्याद्री हिल्स भी बोलते हैं, याद रखना। अब ईस्टर्न घाट है। ईस्टर्न घाट बेचारा ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा ऊंचाई नहीं है इसके हिल्स की, ठीक है, थोड़ा सा छोटा है और टूटा फूटा सा है। अगर आप वेस्टर्न घाट को देखोगे ना तो ये ऐसे शुरू होके ऐसे जाएगा। ईस्टर्न घाट को देखोगे तो ये ऐसे है, एक जगह से टूटेगा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर टूटेगा, ठीक है, ऐसे टूटा टूटा सा है बेचारा। अब देखो, और ये ईस्टर्न कोस्ट की तरफ है, इसके बगल में जो है वो कोस्ट आ जाता है, फिर हमारे बीचेस आ जाते हैं। सो बिटवीन दीज माउंटेन रेंजेस लाई द डेक्कन प्लेटू। और इन्हीं दोनों के बीच में कौन सा प्लेटू आता है?
डेक्कन प्लेटू, अ वास्ट एरिया ऑफ फ्लैट हाईलैंड्स। अब फ्लैट हाईलैंड क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये हाई है पर ऊपर जाके फ्लैट हो जाते हैं, ठीक है। ये नीचे फ्लैट नहीं है, ये थोड़े ऊपर जाके, बिकॉज ये प्लेटूज हैं, ऊपर जाके फ्लैट हो रहे हैं, इसलिए इसको फ्लैट हाईलैंड, ऊपर वाले एरिया बोलते हैं, ठीक है। अब रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी इस प्लेटूज में वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं। ये सारी रिवर्स बेटा वेस्टर्न घाट में शुरू होती हैं और वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ जाती हैं, ठीक है। These rivers are important for farming and provide water to millions of people. Of course, अगर रिवर है तो वो दो काम के लिए बहुत ज़रूरी होंगी। कौन कौन सा काम? एक फार्मिंग के लिए, दूसरा पानी के लिए, ठीक। तो ये क्या है बेटा? डेंस फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़, और यहाँ पर बहुत सारे ट्राइबल लोग रहते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट बहुत सारा है तो लोग क्या करते थे? फार्मिंग नहीं करते थे, फॉरेस्ट को डिस्टर्ब नहीं करते थे, वो इसी से अपना घर बार चला लेते थे, ठीक है, इसी को यूज़ कर लेते थे। तो जो लोग खेती करते हैं उनको फार्मर्स बोलते हैं, और जो लोग फॉरेस्ट पे डिपेंड रहते हैं, जैसे गैदरिंग कर लेते हैं, वो लोग वुड की ट्रेड कर लेते हैं, वो लोग हनी बेच लेते हैं, मेडिसिनल प्लांट बेच लेते हैं, उनको ट्राइबल बोलते हैं, सिंपल। उसके बाद अब देखो प्लेटूज जो होते हैं बेटा, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे। अगर आप देखोगे कि कहाँ सबसे ज़्यादा माइनिंग हो रही है तो प्लेटू रीजन में ही सबसे ज़्यादा माइनिंग होती है, हिल से भी ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पर फॉरेस्ट भी बहुत होता है और यहाँ पर फर्टाइल लैंड भी बहुत होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिवर्स भी हैं। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है, पैसा लाने के लिए बहुत ज़रूरी है ये। इट tilts and little to the east, so the few of the rivers in this region flow towards the Bay of Bengal. East flowing rivers like Godavari, Krishna and Mahanadi originate here. अब देखो, ध्यान से देखना, ये हमारा इंडिया, ठीक है, ये है हमारा साउथ इंडिया, ठीक। अब यहाँ पर है हमारे वेस्टर्न घाट, ये जो है हमारा है क्या? वेस्टर्न घाट। अब जैसे कि मैंने बताया वेस्टर्न घाट ऊंचा है और ईस्टर्न घाट टूटा फूटा सा है, छोटा है, तो ऊंचा होने की वजह से यहाँ से रिवर्स की शुरुआत होती है, ठीक है। यहाँ से रिवर्स की शुरुआत हुई और ये ऊंचा है तो फिर रिवर्स नीचे की तरफ जाएंगी तो ये ईस्टर्न की तरफ जाती हैं और फिर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये हो जाती है ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर। इसमें गोदावरी, कृष्णा और कावेरी भी आते हैं, ठीक, और महानदी भी आती हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है महानदी। ये जो है पानी देती हैं फार्मिंग के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर के लिए। क्योंकि ये उबड़ खाबड़ रीजन है तो यहाँ बहुत वाटरफॉल्स मिलते हैं, तो वहाँ से ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रिसिटी बनता है। सो देर आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑल्सो। अब आप बोलोगे मैम सारी रिवर बे ऑफ बंगाल में जा रही है, कुछ अरेबियन में भी तो जाती होंगी, तो जाती है। तो वो जाती है मध्य प्रदेश से। एक नर्मदा रिवर है वो जाती है और एक तापी रिवर है वो जाती है, दोनों ही इस वेस्टर्न घाट के बीच से निकलती है, ठीक है, तोड़ तोड़ के इनको। सिर्फ ये दो ही रिवर हैं जो हमारी बड़ी रिवर हैं जो अरेबियन सी में जाती हैं, बाकी छोटी मोटी सी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी मोटी सी हैं, पर बड़ी सिर्फ दो ही हैं। डेंस फॉरेस्ट ऑन प्लेटू आर होम टू ट्राइबल कम्युनिटीज़। अब यहाँ पर इतना डेंस फॉरेस्ट है तो यहाँ पर इसलिए कौन रहते हैं? ट्राइबल्स रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड होते हैं? फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं। अब देखो इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ का नाम बताओ। अब देखो कौन कौन सा है? संथाल, गोंड, बाइगा, भील, कोरकू, ठीक है, ये आज भी मौजूद है, ठीक है, आज भी हमारे बीच है ये। और दीज ट्राइब्स हैव अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज। अब इनका बोलने का तरीका अलग है, इनका ट्रेडिशन अलग है, एंड द वे ऑफ लाइफ क्लोजली कनेक्टेड टू नेचर। और बेटा ये ना अपने फॉरेस्ट को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखते हैं और ये बहुत नेचर से जुड़े होते हैं, ठीक। अब देखिए ट्राइबल कम्युनिटीज़ आर लार्जली स्प्रेड ओवर द स्टेट्स लाइक झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात। जहाँ भी आपको पेड़ मिलेंगे या फॉरेस्ट मिलेंगे तो वहाँ पर आपको ट्राइबल्स मिलेंगे, ठीक है। और एग्जामिन द फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप एट द एंड ऑफ दिस बुक टू लोकेट द स्टेट एंड कनेक्ट देम टू देयर लोकेशन इन द फिजिकल मैप, ठीक है। तो आपको ये करना है। अब देखो प्लेटूज जो होते हैं वो बहुत सारे ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स का घर होते हैं। यहाँ बहुत सारे ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स होते हैं क्योंकि स्टीप स्लोप है तो वहाँ से ऊंचाई से गिरेगा तो सुंदर दिखेगा पानी, है ना। तो
एज रिवर फ्लोज ओवर अनइवन एंड रॉकी सर्फेस। ऑफकोर्स ये अनइवन है, रॉकी है, इसलिए ज़्यादा सुंदर दिखते हैं ये। These waterfalls are not only attract tourists but also help in hydroelectricity power generation। यहाँ सिर्फ लोग घूमने ही नहीं जाते, पर ये पानी इतने तेज़ी से गिरता है कि नीचे टरबाइन लगा दो और वो टरबाइन खूब ज़ोर से घूमेगा, क्योंकि पानी लगातार गिर रहा है ऊपर से, है ना। और ये जो पानी है वो इरिगेशन, खेतों में पानी देने के लिए भी बहुत इस्तेमाल होता है। अब देखो, पावर हाउस वाटरफॉल ऑफ पेरिया कनाल नियर मुन्नार केरला। मुन्नार एक केरला में सिटी है, बहुत फेमस है टूरिज़्म के लिए। वहीं पे पेरिया कनाल है वाटरफॉल, ठीक है। और यहीं से लोग इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं। लोग नहीं, मतलब गवर्नमेंट बनाती है, क्योंकि टरबाइन थोड़े महंगे होते हैं। अब देखो, लायन टेल मकाओ इन वेस्टर्न घाट, ये स्पेसिफिक है, वेस्टर्न घाट में मिलता है ये आपको। किंग कोबरा, आपको वेस्टर्न घाट में बेटा बहुत तरह के सांप मिल जाएंगे, बहुत सारे तरह के। फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट भी मिलेंगे। इंसेक्टिवोरस प्लांट वो प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट खा जाते हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स में आपको बहुत सारे मिलेंगे। और ये ना स्टिकी ट्रैप लगाते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या करते हैं, अब इनकी जो प्लांट्स का जो कवर होता है ना, वो बहुत स्टिकी होता है, तो जब इंसेक्ट आके इस पर बैठेगा, बिकॉज इसकी स्मेल बहुत अच्छी हो रही होती है, वो चिपक जाएगा और फिर उसका मुंह बंद हो जाता है, प्लांट का खा जाता है फिर उसको। ये जो है कोल माइंस है प्लेटू में, यहीं जैसे ये जो रास्ता दिख रहा है ना आपको, ये माइंस की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ। जितना नीचे जाओगे आप उतना अच्छा कोल मिलता है आपको। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि आज भी हम बहुत सारा पानी से तो बनाते ही हैं, पर आज भी हमारा बहुत परसेंटेज ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल से ही बनता है, उसको जला के बनता है, ठीक है। और कोल एक फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल जो होता है, ये जब जलाया जाता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जब एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो जाता है ना बेटा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक प्रॉपर्टी है इस गैस की, ये क्या करता है, हीट को बहुत अब्जॉर्ब करता है। अब हीट अगर ज़्यादा अब्जॉर्ब होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया है, तो उससे हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। गर्मी ज़्यादा होगी तो क्या होगी, ग्लेशियर्स पिघलेंगे। ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो क्या होगा, रिवर्स में फ्लड ज़्यादा आएगा, ठीक है। ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से ओशन में पानी बढ़ जाएगा, जिससे वहाँ भी सुनामी जैसे चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। साइक्लोन जैसे चांसेस बढ़ सकते हैं, वहाँ भी फ्लड आ सकता है। तो इसलिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड को रोकना है, मतलब कम निकालना है अपने मशीन से, और अपने अपने एनवायरनमेंट में कम करना है हमें कार्बन डाइऑक्साइड। इंडिया अमेजिंग कोस्ट लाइन्स। अब हम बात करेंगे कोस्ट लाइन की, बीचेस की, ठीक। कोस्ट मतलब जहाँ लैंड और पानी मिलते हैं, ठीक है। एक तरफ समुद्र होगा, एक तरफ लैंड होगा, इसी को कोस्ट बोलते हैं। जो कोस्ट लाइन है हमारी, उसमें बहुत सारे ब्यूटीफुल बीचेस हैं, रॉक क्लिफ्स हैं। रॉक क्लिफ मतलब ऐसे पहाड़ जहाँ पर ऐसे क्लिफ हो, क्लिफ मतलब एक स्टीप जहाँ पर वो हो एरिया, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट भी हैं। सम बीचेस हैव गोल्डन सैंड वाइल अदर हैव ब्लैक रॉक्स। कुछ बीचेस में तो तुम्हें गोल्डन सैंड मिलेगी बहुत खूबसूरत, और कुछ बीचेस में आपको ब्लैक कलर की सैंड मिलेगी, ठीक है। ये रॉक्स मिलेंगे आपको, सैंड भी नहीं मिलेगी। एंड सम आइलैंड हैव कोरल रीफ वाइल अदर्स कन्वर्ट इनटू थिक जंगल्स। अब कुछ आइलैंड जैसे लक्षद्वीप बेटा जो कोरल होता है ना, वो जो सीपियाँ होती हैं, उससे पूरा का पूरा आइलैंड बना है, सोचो, ठीक है। और कुछ ऐसे हमारे पास आइलैंड है जैसे अंडमान एंड निकोबार, उसमें जंगल ही जंगल है, वो पूरा एरिया ही जंगल है। इंडियाज़ कोस्ट लाइन्स आर फुल ऑफ सरप्राइजेस। यहाँ का जो समुद्र वाला और ज़मीन का इलाका जहाँ मिलता है, वो बहुत ही सरप्राइजेस से भरा हुआ है। और आपको पता है कितना लंबा है हमारा कोस्ट लाइन, 7,500 किलोमीटर्स लॉन्ग। आप अगर गुजरात से जोड़ना शुरू करोगे तो पूरा एरिया मिला के, वेस्ट बंगाल और पूरा मिला के 7,500 किलोमीटर्स पड़ेगा। अब हम बात करेंगे पहले वेस्ट कोस्ट की। वेस्ट कोस्ट मतलब वो एरिया जो अरेबियन सी से टच होता है, ठीक। गुजरात वाला एरिया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, ये सब वेस्टर्न कोस्ट में आते हैं। तो वेस्ट कोस्ट जो है वो शुरुआत होता है गुजरात से, कहाँ तक, केरला तक। ये पास कहाँ से होता है, कि गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटका, कर्नाटक के बाद केरला, ठीक है। मोस्ट रिवर्स हेयर आर ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट। ऑफकोर्स यहाँ वेस्टर्न घाट है, तो यहाँ से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं और फॉर्म एस्चुरीज। एस्चुरीज क्या होती है बेटा,
एस्चुरीज वो एरिया होता है जो दो लैंड को जोड़ता है, ठीक है, दो लैंड को जोड़ने वाले को एस्चुरीज बोलते हैं। छोटा सा एरिया जो दो लैंड को जोड़े उसको एस्चुरीज बोलते हैं। फिर द कोस्ट लाइन इज शेप्ड बाय एलुवियल डिपॉजिट फ्रॉम शॉर्ट रिवर्स एंड फीचर्स कोव, क्रीक, एस्चुरीज विद द नर्मदा एंड द ताप्ती एस्चुरीज बीइंग द लार्जेस्ट। अब होता क्या है, देखो जो एस्चुरीज होती हैं, अब देखो मान लो ये लैंड एरिया है और ये वाटर एरिया है, तो ये एकदम प्लेन नहीं होता है, ठीक है। कैसे होता है, देखो एस्चुरीज जो होती हैं वो एक ऐसा बीच में एक ऐसा एरिया बनाती हैं जिसके एक साइड थोड़ा काम और फ्रेश वाटर रहता है क्योंकि ये रिवर से आ रहा होता है, और दूसरी साइड सॉल्ट वाटर होता है। एस्चुरीज दोनों को मिक्स होने से थोड़ा सा बचाती हैं, मिक्स तो हो रहा होता है बट बचाती हैं उसको, ठीक है। तो एक साइड थोड़ा सा कम सॉल्टी वाटर, एक साइड ज़्यादा सॉल्टी वाटर रहता है। कोव्स ऐसे होता है, कोव्स एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर थोड़ा सा शांत पानी रहता है। अब जैसे कि आप जानते हैं समुद्र में लहरें होती हैं, है ना, तो कोव्स में आपको कम लहरें मिलेंगी जिसमें लोग बोटिंग कर सकते हैं, थोड़ा लोगों के लिए इंजॉइंग वाला एरिया होता है ये, और ये नेचर हमें देती है, हम नहीं बनाते। क्रीक्स भी वैसे ही होते हैं, एक ऐसा एरिया जहाँ पानी थोड़ा शांत होता है, ठीक है। अब ये एरिया आपको रिवर्स के पास मिलेगा। नर्मदा और ताप्ती सबसे बड़ी एस्चुरीज बनाती हैं। अब एस्चुरीज क्या होती हैं, अगेन लेट अस एक्सप्लेन। एस्चुरीज जो होती हैं वो एक नेचुरल बैरियर का काम करती हैं फ्रॉम द सॉल्टी सी वाटर टू द फ्रेश रिवर वाटर। नर्मदा बेचारी फ्रेश रिवर वाटर लेके आती है और यहाँ से सॉल्टी वाटर आता है, दोनों को मिक्स होने से कौन बचाता है, एस्चुरीज। अब मिक्स होता तो वो है पर थोड़ा सा कोशिश करता है एस्चुरीज बचाने का, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, ये क्रीक्स और कोव्स हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये क्रीक्स हैं। सो द एरियल व्यू ऑफ पार्ट वेस्ट कोस्ट। नाउ नोट हाउ क्लोज द हिल ऑफ वेस्टर्न घाट्स आर टू द अरेबियन सी। देखो यहाँ पर हिल्स हैं और यहाँ पर हमारा ओशियन है, कितने पास पास हैं दोनों, है ना। सो द वेस्ट कोस्ट हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एंड सिटीज़। These have been the center of economic activities for millennia. Thousands of years से यहाँ के जो कोस्ट हैं, पोर्ट्स हैं, मतलब पोर्ट मतलब जहाँ पर जो शिप्स होती हैं वो अपना सामान उतारती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट पाए जाते हैं और ये बहुत समय से हमें बहुत फ़ायदा दे रही हैं क्योंकि ट्रेड से क्या होता है, पैसा आता है, ठीक है। अब देखो ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट बेचारा हमारा वेस्ट बंगाल वाला, ठीक है। ये पूरा साइड जो है जिसमें देखो कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं। ईस्टर्न कोस्ट जो होता है वो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में होता है, ठीक। अब ये इट्स स्ट्रेच फ्रॉम द गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी। गंगा डेल्टा मतलब वेस्ट बंगाल से लेके कहाँ तक है, ये कन्याकुमारी तक, ठीक है, तमिलनाडु केरला तक, तमिलनाडु तक बेसिकली। इट हैज़ वाइड प्लेन्स एंड मेजर रिवर्स डेल्टा। अब यहाँ पर बहुत सारे प्लेन एरिया भी हैं, इस पूरे जो कोस्ट है ना यहाँ पर प्लेन एरिया भी है और यहाँ डेल्टा भी है। डेल्टा क्या होता है, वी लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब रिवर एंड में आती है ना तो बेटा वो अपना सेडिमेंट्स छोड़ते जाती है और वी लाइक स्ट्रक्चर बनाती है ऐसे, तो इसी को बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को डेल्टा बोला जाता है। तो कौन कौन सी रिवर अपना डेल्टा बनाती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब अपना डेल्टा बनाती हैं। और यही नहीं, ये जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पर हमारे लेक्स भी हैं, ठीक है, चिलिका लेक एंड पुलिकट लेक। A lagoon which is a body of water separate from large body of water by the natural barrier। अब देखो ये जो होती है चिल्का लेक ऐसे सी टाइप के स्ट्रक्चर की है, ये लेक जो है वो नेचुरल बैरियर से बनी। अब यहाँ पर नेचुरल बैरियर है मतलब पत्थर वत्थर होंगे, एस्चुरीज होंगी और फिर सी वाटर यहाँ पर और ये इसका फ्रेश वाटर यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो डेल्टास आर द लैंडफॉर्म फॉर्म्ड द माउथ ऑफ रिवर। माउथ ऑफ रिवर मतलब होता है रिवर जब समुद्र से जाके मिलती हैं तो उसको माउथ बोलते हैं उस एरिया को, और यहीं पे डेल्टा बनाया जाता है। क्या आप यहाँ से देख सकते हो इस वी लाइक स्ट्रक्चर को, अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो, ये रिवर है, ये गंगा रिवर है, आ रही है, ये इसकी एक ट्रिब्यूटरी होगी, यहाँ पर आ रही है दोनों, और फिर एक वी लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। छोटे छोटे देख रहे हो, छोटे छोटे से ये डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं क्योंकि गंगा के डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, यही एक बड़ा सा वी लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, इसी को डेल्टा बोलते हैं। अगर आप ये वाला रिवर देखो तो ये ब्रह्मपुत्र है, तो दोनों मिलके सुंदरबन डेल्टा बनाती है।
सुंदरबन डेल्टा बांग्लादेश में भी है और हमारे बंगाल में भी है, ठीक है। सो व्हेन इट डिपॉजिट सेडिमेंट इनटू अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर such as an ocean, a lake or another river, over time these sediments build up forming a triangular a fan shaped area। एक फैन जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, पुराना वाला फैन, आज वाला फैन नहीं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। ये जो है बीच बीच में इसका पानी होता है और बीच बीच में इसके लैंड एरिया होता है, और लैंड एरिया कभी भी डूब सकता है, ठीक है, क्योंकि आसपास बहुत सारा पानी है। फिर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी रिवर्स क्रिएट फर्टाइल डेल्टा मेकिंग द लैंड आइडल फॉर फार्मिंग। अब ये जो डेल्टा होता है ना बेटा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं, बहुत सारे मिट्टी से बना होता है, इसलिए फर्टाइल बहुत होता है, आसपास पानी बहुत है और फर्टाइल भी बहुत है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आइलैंड्स की। आइलैंड्स जो होते हैं, ऑफकोर्स चारों तरफ से जो एरिया पानी से घिरा होता है उसको आइलैंड बोलते हैं। ये आइलैंड ग्रुप्स जो हैं वो इंडियन ओशियन में भी है, अरेबियन सी में भी है और बे ऑफ बंगाल में भी है, ठीक। सो हमारे यहाँ दो मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं। एक है लक्षद्वीप बेचारा जो अरेबियन सी में है, जो हमारे वेस्ट में पड़ता है। एक है अंडमान एंड निकोबार जो हमारे बे ऑफ बंगाल में है, जो हमारी इंडिया के ईस्ट में पड़ता है। जैसे कि मैंने ड्रॉ किया है, लक्षद्वीप बेचारा छोटा सा है, ठीक है, अंडमान बड़ा सा है। लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में, अंडमान जो है ऑफ कोर्स बे ऑफ बंगाल में। दीज आइलैंड्स हैव यूनिक वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर जानवर अलग होते हैं, इनके बीचेस बहुत सुंदर होते हैं, ये कोरल रीफ से बने होते हैं और कुछ तो वॉल्केनस भी बने होते हैं। आप गेस करो लक्षद्वीप किससे बना है? कोरल से बना है। ये किससे बना है? अंडमान एंड निकोबार वॉल्केनिक इरप्शन से बना है। वॉल्केनो है बेटा यहाँ पर, ठीक है, पर बहुत पुराना है, मतलब फटा नहीं है अभी तक बहुत समय तक, पर एक्टिव है, फट भी सकता है। अब देखो, सेवरल एंशियंट ट्राइब्स मेड दिस आइलैंड देयर होम 10,000 ऑफ ईयर अगो। और यहाँ पर बहुत सारे ट्राइबल्स रहते हैं जिनको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। निकोबार एरिया है वो जहाँ पर बहुत सारे ट्राइबल पुराने ज़माने के लोग रहते हैं आज भी। अब देखो, लक्षद्वीप आइलैंड जो है बेटा वो एक आर्कियोपोलॉजी है। आर्कियोपोलॉजी मतलब बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं यहाँ पर, और उसी के पूरे ग्रुप को हम ग्रुप ऑफ आइलैंड को आर्कियोपोलॉजी बोलते हैं। और इस आर्कियोपोलॉजी का नाम क्या है? लक्षद्वीप। ये अरेबियन सी में लोकेटेड है, इसके पास केरला पड़ता है, ठीक है। इट मेड ऑफ 36 आइलैंड्स मेड अप ऑफ कोरल। ये पूरा ग्रुप जो है उसमें 36 आइलैंड है और ये सीपियों से बना हुआ आइलैंड है, ठीक है। कोरल्स क्या होते हैं? अब एक छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट आई थिंक सो सिक्रीट करते हैं, जिससे कैल्शियम बेसिकली हार्ड हो जाता है और वो शेल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। और उसी से पूरा पूरा सोचो इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वहाँ पे कि उन्होंने पूरा आइलैंड ही बना दिया, ठीक है। और इसके लोकेशन की वजह से अब नॉट ऑल आइलैंड्स आर इनहेबिटेड बाय पीपल। ये जो 36 आइलैंड है इसमें ज़्यादातर में लोग रहते ही नहीं हैं, ठीक है। और ये बहुत बड़ा मरीन एरिया कवर करता है, मतलब पानी का बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। और यहाँ पर हम फिशिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो रिसोर्स मिले हैं, मतलब बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं यहाँ पर, मिनरल्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। और ये इन्वामेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसका इन्वामेंट हमें बचा के रखना होता है ताकि हमारा मरीन लाइफ ज़िंदा रहे। मरीन लाइफ मतलब पानी में रहने वाले जानवर और प्लांट्स ज़िंदा रहें। अब बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार भी एक आर्कियोपोलॉजी है। आर्कियोपोलॉजी मतलब ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये पूरा एक आइलैंड नहीं है, ये छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड से बना है। अब अंडमान निकोबार कितने आइलैंड से बना है? ये है 5000 लार्ज एंड स्मॉल वॉल्केनिक आइलैंड है। ये वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ये पानी से बाहर निकल गए ये एरियाज़, और इसी से हमारा आइलैंड बना है। अब ये आइलैंड भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। ऊपर वाला, अब देखो ऐसे बनाया था ना मैंने, तो ऊपर वाले को अंडमान बोलते हैं, नीचे वाले को निकोबार बोलते हैं। द लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये जो है साउथ एशियन कंट्रीज़ और हमारे बीच का एक पोर्ट टाइप का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्योंकि ये पहले ही अगर कोई डेंजर उस साइड से आ रहा होगा तो ये पहले ही बता देगा, यहाँ पे इंडिया में आने से बहुत पहले ही बता देगा कि भैया कुछ कोई आ रहा है, कुछ शिप आ रही है या कोई साइक्लोन आ रहा है, ठीक है। तो इंडिया वाले फिर ये मेन लैंड वाले प्रोटेक्ट कर लेते हैं अपने आप को। तो देखो ये है कोरल रीफ, कोरल रीफ इन द लक्षद्वीप आइलैंड। ऐसे ही ऐसे करके पूरा आइलैंड बना हुआ है। सोचो ये पानी के अंदर है, कुछ पानी के बाहर भी है। कोरल रीफ इन अंडमान आइलैंड, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कोरल रीफ होता है ऐसे, और इसके ऊपर प्लांट्स देखो कैसे हैं, सुंदर सुंदर से, है ना।
इसके बाद अ फ्लोटिंग डॉक स्मॉल पोर्ट ऑफ इंडियन नेवी नियर द अंडमान आइलैंड्स। वहाँ पर हमारी नेवी बहुत स्ट्रांग है बेटा, दोनों ही जगह लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में हमने अपनी बहुत स्ट्रांग नेवी बना के रखी है, ताकि अगर कोई इंडिया के मेन लैंड पे, मेन लैंड मतलब जो हमारा बड़ा वाला इलाका है, उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो हम पहले ही जान जाते हैं। कहाँ से? आइलैंड्स की वजह से। इसलिए इंडिया के नेवी और इंडिया के डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है, ये है हमारा इकलौता इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो। ये फट सकता है ये वॉल्केनो, और ये कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड में। और ये इसका जो आइलैंड का नाम है बैरन आइलैंड, ठीक है। और ये सिर्फ इकलौता हमारा एक्टिव वॉल्केनो है। अब देखो, दे आर लाइक द आउटपोस्ट ऑफ इंडिया, कीपिंग एन आई ऑन द ओशियन, जो मैंने आपको बताया कि ओशियन पे नज़र रखता है। यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार में बहुत अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। फ्लोरा मतलब प्लांट, फौना मतलब एनिमल्स। The Andaman Islands are also significant for historical point of view. Many of the freedom fighters were jailed there under the most severe condition in the prison complex called cellular jail. अब अंडमान में बेटा अगर आप जाओगे ना पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर अंडमान की कैपिटल अंडमान निकोबार का, तो वहाँ पर एक जेल है सेलुलर जेल, जहाँ पर लोगों को, हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे ना, जो आज़ादी के लिए लड़ते थे, उनको जेल में बंद कर दिया जाता था अगर वो पकड़े जाते थे। और यहाँ पर उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था, बहुत बुरी तरीके से। और वो इसी चीज़ के लिए फेमस है, सोचो, बहुत सहा है लोगों ने यहाँ पे। इट हैज़ बीन प्रिजर्व टू रिमाइंड अस द ट्रिमेंडियस सेक्रीफाइस दैट आवर फोर फादर्स मेड सो वी कुड बी फ्री। और ये सेलुलर जेल आज भी हमने प्रोटेक्ट करके रखी है, हमने अच्छे से इसको टूरिस्ट प्लेस बना के रखा है, ताकि हमें पता रहे, हमें याद रहे कि हमारे फ्रीडम के लिए लोगों ने, हमारे फोर फादर्स मतलब हमारे पूर्वजों ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कितने जुर्म सहे, ठीक है। सो वी विल डिस्कस दिस सम मोर इन हायर क्लासेस, सो डोंट वरी अबाउट इट। आपको ये सब समझ में आना चाहिए बस। अब जो बैरन आइलैंड है वो अंडमान एंड निकोबार में है, ठीक है। एंड ये इंडिया का बेचारा अकेला एक्टिव वॉल्केनो है। एंड इट समटाइम्स इरप्ट सेंडिंग स्मोक एंड लावा इनटू स्काई, और ये फूटता भी है। अब देखो, डेल्टा इन वेस्ट बंगाल एंड सुंदरबन जो एरिया है ना बेटा, वो बांग्लादेश और बंगाल दोनों को मिला के बनता है, ठीक है। इसका आधा हिस्सा, ज़्यादातर हिस्सा बांग्लादेश में है और कुछ हिस्सा बंगाल में है। अब देखो, as we travel back from the island towards the eastern side of Himalayas via the Bay of Bengal, अब देखो हम अब हिमालयाज़ के पास आ गए। यहाँ समुद्र है, यहाँ हिमालयाज़ है, और बीच में हमारा बंगाल है, ठीक है। तो ये है सुंदरबन डेल्टा। दिस इज़ द लोकेशन इन द डेल्टा ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा। ऊपर मैंने आपको बताया था ना कि गंगा रिवर आ रही है, उसकी ट्रिब्यूटरीज आ रही है, फिर वो बहुत सारे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होकर डेल्टा बनाती है, उधर से ब्रह्मपुत्रा भी आ रही है, तो दोनों मिलके सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, और उनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ऑफ कोर्स। दिस डेल्टा हैज़ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ रिवर्स एंड सी एंड लैंड। यहाँ पर आपको सी वाटर भी मिल जाएगा, यहाँ पर आपको रिवर वाटर भी मिल जाएगा, और यहाँ आपको लैंड भी मिल जाएगा। अब यहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं ना बेटा, उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखो इनको मैनग्रूव्स बोलते हैं। इनके रूट्स बाहर होते हैं ज़मीन से, ठीक है। बाहर आपको दिख रहा है ना ये छोटे छोटे रूट्स, ये रूट्स हैं उसके। अबाउट हाफ ऑफ इट्स लोकेटेड इन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ इज़ इन बांग्लादेश। सुंदरबन डेल्टा आधा बंगाल में है हमारे, वेस्ट बंगाल में, और आधा बांग्लादेश में है। और ये भी एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। आपको इतना प्राउड होना चाहिए ना अपनी कंट्री पे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो एरियाज़ हैं वो हेरिटेज साइट बना के रखी हैं। उसको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है, सोचो, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड की गवर्नमेंट तक के लिए इंपॉर्टेंट है ये। द सुंदरबन आर होम टू मैनी स्पीसीज इंक्लूडिंग द रॉयल बंगाल टाइगर। सुंदरबन में बहुत सारे जानवर रहते हैं, इंक्लूडिंग हमारे बहुत ही खूबसूरत रॉयल बंगाल टाइगर भी यहीं रहता है। अब क्योंकि वो बंगाल में है तो इसको रॉयल बंगाल बोलते हैं। अब हम आएंगे अपने नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से स्टेट होते हैं? तो सबसे पहला आता है हमारा सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा एंड नागालैंड। सिक्किम थोड़ा दूर है इनसे, पर 7 सिस्टर्स बोला जाता है इनको, ठीक है। अब देखो, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, 7 सिस्टर वाटरफॉल मेघालय। यहाँ पर ये तो आधा ही स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस वाटरफॉल का। ये क्योंकि यहाँ पर वो है, फॉग है, ये पूरा ऐसे घुमा के पूरा एक बड़ा सा वो है, और यहाँ पर ऐसे 7 वाटरफॉल्स हैं,
तो इसलिए सेवन सिस्टर वाटरफॉल बोला जाता है उसको। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सादसुख मायसिम फेस्टिवल। ये जो है ये खासी पीपल सेलिब्रेट करते हैं फॉर द ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स नेचर। अब खासी एक ट्राइब है, ठीक है, जो बहुत फेमस है, और ये लोग नेचर को मतलब नेचर को धन्यवाद देने के लिए, थैंक यू बोलने के लिए, अपना ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए, अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम है सादसुख। ठीक, आपसे ये 1 मार्कर्स के लिए पूछ लिया जा सकता है। लिविंग रूट्स ब्रिज नियर नॉनग्रियत विलेज, चेरापूंजी मेघालय। और ये जो है लोगों ने रूट से ये वो बनाया है, सोचो ब्रिज बनाया है रूट से, ट्रीज़ की रूट से, इसलिए इसको लिविंग रूट्स बोलते हैं। ठीक है, लिविंग रूट ब्रिज बोलते हैं। जैसे ये है ना बरगद का ट्री आपको दिख रहा होगा, उसी के रूट से जाके इन्होंने ब्रिज बना लिया। सोचो कितने इंटेलिजेंट लोग रहते होंगे यहाँ पे। और ये चेरापूंजी में, चेरापूंजी मेघालय में है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अब हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट के हिल्स की। अब मैप में अगर आप देखोगे तो जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, नॉर्थ ईस्ट रीजन मतलब बंगाल के ईस्ट वाला, ठीक है, यहाँ पर आपको हिल्स मिलेंगे। यहाँ 3 हिल्स हैं, गारो, खासी और जयंतिया हिल। पहले गारो आती है, गारो हिल्स, फिर जयंतिया आएगी, फिर खासी हिल्स आएंगी। ठीक है, इसी लाइन में है वो लोग। दीज हिल्स पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू आर नोन फॉर देयर लश। यहाँ मेघालय में ना बेटे एक प्लेटू है, उसी का पार्ट है ये हिल्स। प्लेटू में भी हिल्स ही हैं। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ग्रीनरी है क्योंकि यहाँ बहुत बारिश होती है, बहुत ही बारिश होती है, और बहुत सुंदर वाटरफॉल है। आप जानते हो ना प्लेटूज में कितना सुंदर वाटरफॉल बनता है। नाउ दिस रीजन एक्सपीरियंस वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। मेघालय में सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं होती है, और जिसकी वजह से अब जहाँ बारिश होगी वहाँ प्लांट्स उगेंगे, प्लांट्स उग के फॉरेस्ट बनेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अलग तरीके के जानवर और बहुत सारा फर्टाइल लैंड होता है। अब एक विलेज है माइलोंगनोंग विलेज, जो कि ईस्ट ऑफ खासी में लोकेटेड है मेघालय के, और ये दुनिया मतलब एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है। सोचो क्लीनेस्ट, अगर आप यहाँ जाओगे ना बेटा तो आपको पानी के नीचे वाला ज़मीन भी दिखेगा, इतना सुंदर है। ये पिक्चरियस विलेज है, मतलब यहाँ पर हर जगह पिक्चर लेने के काबिल है, इतना सुंदर है। वेल मेंटेन्ड, क्लीनिनेस, बैम्बू डस्टबिन, और प्लास्टिक के डस्टबिन नहीं होते यहाँ पर बैम्बू के डस्टबिन बना देते हैं लोग। और इको फ्रेंडली लिविंग प्रैक्टिसेस, मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया जाता जिससे इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो। और द विलेज इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स लिविंग रूट ब्रिज। ऑफकोर्स आप देख सकते हो कि यहाँ पर लोग किसी सीमेंट और रॉड और कुछ नहीं लगाते हैं, सीधा ये रूट से ही ब्रिज बना देते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग भी बहुत होता है। ठीक है, इंसान के पास होने के लिए, विच आर क्रिएटेड बाय वीविंग ट्री रूट्स ओवर द कोर्स ऑफ मैनी ईयर्स। और बहुत समय लेके ये लोग, समय मतलब सालों लेके ये लोग ये रूट्स से वो ब्रिज बनाते हैं। सोचो इतने अच्छे तरीके से रहते हैं। तो यहाँ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। इंडिया गिव्स द नेम टू द सब कॉन्टिनेंट इट इज़ अ पार्ट ऑफ। इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंडिया की वजह से ही पड़ा क्योंकि वो सबसे बड़ा पार्ट है। इसमें कौन कौन आता है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड श्रीलंका। ठीक है, इसकी ज्योग्राफी बहुत डाइवर्स है, मतलब बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर स्नो से भरे हुए हिमालयाज़, बहुत गर्म डेजर्ट, और प्लेन्स जहाँ पर बहुत सारा पानी है। ठीक है, और बहुत सारी रिवर्स हैं। एंड पेनिनसुलर प्लेटू, अरेबियन सी, वेस्ट में अरेबियन सी, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। यहाँ की जो ज्योग्राफी है बहुत डाइवर्स है, जिससे वैरायटी ऑफ कंडीशंस होती हैं, जिससे सॉइल अलग है, जो प्लांट्स अलग हैं, फौना मतलब एनिमल्स अलग हैं, इनके यहाँ पर रहने वाले लोगों की लाइफ अलग है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अलग है क्योंकि कुछ लोग माइनिंग कर रहे हैं, कुछ लोग खेती कर रहे हैं, कुछ लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर कल्चर भी बहुत अलग हैं। Geographical features have played an important role in shaping our civilization. और इसके बाद क्वेश्चन आंसर। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट इन दिस वीडियो। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल बना के दूंगी। ठीक है, हैव अ गुड डे एवरीवन।